आपने शार्क टैंक में एक लाइन बोली थी, हमारे चैनल पे केवल पढ़ाई की बात होती है, सीरियस पढ़ाई की बात होती है। सिर्फ पढ़ाई की बात होती है। इससे आपका क्या तात्पर्य था वहाँ पे? शुगर कोट करके बोलना नहीं चाहता, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, किसी को चाहे अच्छा लगे बुरा लगे। इंजीनियरिंग हाँ। के अलावा सब कुछ कर सकता है। तो ऐसा कोई केस आया आपके स्टूडेंट का कि ड्रग्स ले रहा है या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कुछ? कि वाइटनर होता है ना, बच्चे उसकी बोतल लेके पी जाते थे ताकि वो जगह रहे, नींद ना आए उन्हें। पिछले कुछ सालों से कोटा सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है। सुसाइड की रीजंस क्या होते हैं वहाँ पे? तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कंपटीशन के कारण ही एक सुसाइड होता होगा। जब आपका फॉर्मेटिव ईयर्स है, जब आपका करियर बनना है, मतलब एटलीस्ट आईआईटी में जाने तक, तो ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम 99% केसेस में करता है। प्री फाउंडेशन बेस्ट होता है, फाउंडेशन बेस्ट होता है? जब बच्चा 10th से 11th में आता है तब हम डेफिनेटली एक टेस्ट लेते हैं और वो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। बट व्हाट वी डू एट कॉम्पिटिशन कि हम बच्चे को ऑप्शन देते हैं कि आप 6 महीने बाद भी दोबारा टेस्ट दे सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। वेलकम बैक टू द शो। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल है हमारे लिए, बिकॉज अगर आप एक जेई स्टूडेंट हो या फिर जेई एस्पिरेट हो और फ्यूचर में भी अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो आपके लिए ये पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पॉडकास्ट को पूरा देखें और इसके जो शॉर्ट क्लिप्स हैं वो हमारे इसी चैनल पे अपलोड करते रहेंगे। सो आज की इस शो में हम वेलकम करते हैं मोहित त्यागी सर। वेलकम टू द चैनल सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू प्रवीण फॉर हैविंग मी हियर। ओके सर, आपका पहले तो आप अपनी स्टोरी के बारे में बताइए कि आपका पर्सनल लाइक टीचिंग प्रोफेशन तो बाद में, बट टीचिंग प्रोफेशन से पहले जब आपकी स्टूडेंट लाइफ थी वो कैसी थी? मतलब मैंने क्लास 12th अब यूपी में एक जगह है एटा, वहाँ से की थी। 12th तक की पढ़ाई वहाँ पे की थी हिंदी मीडियम में। और 12th में आके मैंने पहली बार आईआईटी का नाम सुना था। मतलब दैट वाज काइंड ऑफ बैकवर्ड प्लेस। तो उस टाइम रुड़की तो हमने 11th में सुन लिया था, बट आईआईटी का नाम मैंने 12th के बिल्कुल लास्ट में आते होते सुना था। और 12th के साथ मैं आईआईटी दे नहीं पाया क्योंकि एज उसमें लोअर लिमिट भी थी उस टाइम पे एज की। और वैसे भी अगर देता भी तो होता नहीं कुछ, क्योंकि तैयारी नहीं की थी। तो उसके बाद ड्रॉप करके मैं 1 साल दिल्ली में तैयारी किया। फिर मैंने आईआईटी दिल्ली ज्वाइन किया मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। 2001 से पास आउट हुआ वहाँ पे। और बचपन जो था वो बेसिकली जैसे मैंने बोला कि लोअर मिडिल क्लास में गुजरा था। और मैंने पूरी जो पढ़ाई है वो गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से ही की थी, एटा में, हिंदी मीडियम में। तो डेफिनेटली इंजीनियरिंग करने के पीछे एक जो प्रोसेस, मतलब जो थॉट था वो सिंपली ये था कि मतलब परिवार को सपोर्ट करना है एंड ऑफ कोर्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। तो 2001 में पास आउट होने के बाद उस टाइम पे .com बबल आया था। तो जो भी मेरी जॉब्स लगी थी वहाँ पे उन्होंने 2 से 3 मंथ के लिए जॉइनिंग डिले कर दिया था। तो जस्ट फॉर द एक्सपेरिमेंट सेक मैंने दिल्ली में ही, मतलब हमारे आईआईटी से थोड़ा पास में एक इंस्टीट्यूट था, वहाँ पे मैंने ऐसे अप्लाई किया कि बिकॉज दैट वाज समथिंग, बिकॉज खुद अगर तैयारी की है तो आप ऑन द फ्लाई कर सकते हो। बाकी जॉब के लिए तो आपको कुछ ना कुछ स्किल्स चाहिए। बट सपोजिटली मुझे लगा कि ये तो हम डे 1 पे स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहाँ पे मैंने इंटरव्यू दिया एंड दे सेलेक्टेड एंड समहाउ दे वर ऑल्सो नीडिंग द फैकल्टी। तो उन्होंने बोला कि कल से ही ज्वाइन कर लो। तो वो मैंने ज्वाइन किया और जब मैंने पढ़ाना स्टार्ट किया तो मेरे को उसमें बहुत ज़्यादा रुचि आने लगी। और फिर मेरे को लगा कि दिस इज़ बेटर देन व्हाट आई वाज हैविंग इन माय हैंड एट दैट टाइम। तो आई कंटिन्यूड विद दिस। तो मतलब ये ऐसा कोई बहुत प्री प्लान और प्री थॉट वाला प्रोसेस नहीं था टीचिंग में। सडनली सब कुछ हुआ मतलब? एग्जैक्टली। आपने जो पहला बैच या फिर पहली जो क्लास ली तो उसमें तो आप बहुत मतलब सबका ही होता है कि स्टेज लाइक जैसे हम जब नॉर्मल कन्वर्सेशन चल रही थी पॉडकास्ट से पहले, तो आपने बताया कि आप बहुत इंट्रोवर्ट थे। बिल्कुल। तो वो पहली क्लास कैसी रही, उसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? वो तो शायद आपको अभी भी याद होगा। बिल्कुल। मतलब स्टेज फियर था, ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पढ़ाने का तो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। और जैसा मैंने बोला कि ज्वाइन करने के 1 हफ्ते के बाद ही उन्होंने मेरे को क्लास दे दिया, तो कुछ संभलने का मौका भी नहीं मिला। यूजली क्या होता था कि उस इंस्टीट्यूट में 3-4 महीने और इवन 6-6 महीने तक पहले ट्रेनिंग दी जाती थी लोगों को, उसके बाद क्लास में भेजते थे। बट उन्होंने मेरे को बोल दिया कि ज़रूरत है तो यू हैव टू गो। तो आई वॉज काइंड ऑफ अंडर प्रिपेयर्ड आई वुड से। बट जैसे आईटी में इक्का दुक्का हमने प्रेजेंटेशन दी थी, तो स्टेज पे उतना ज़्यादा भी नहीं था। बट डेफिनेटली वो मतलब अपने कलीग्स के सामने ही था। मतलब कहीं ना कहीं वो स्किल आप में थी कि इंजीनियरिंग के अलावा सब कुछ कर सकता है। हाँ, मतलब ऐसे भी बोल सकते हैं बिल्कुल। और बट जब मैंने फर्स्ट क्लास में गया तो शुरू के मे बी 5 मिनट ऑकवर्ड थे। बट एट दैट टाइम बहुत सारे आईटीएंस आते भी नहीं थे टीचिंग में।
तो जो बैच में वाइब्स थी वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव थी, बच्चे बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। एक IITian बंदे को देख के कि वो उन्हें पढ़ाने आया, तो बॉन्डिंग बहुत ही शानदार हो गई मेरी पहली क्लास में। एंड काइंड ऑफ उसी टाइम पे मेरा डिसाइड हो गया था कि अब तो इसी फील्ड में रहना है, बिकॉज इट वाज वेरी गुड पेइंग। और दूसरा ये था कि मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग ये था कि मैं बाहर नहीं जाऊँगा, मतलब इंडिया में ही रहूँगा। तो इंडिया में रहने के लिए इट वाज वन ऑफ द वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, प्लस हैंडसम पे भी था, प्लस देयर वाज ए चांस टू गेट इंडिपेंडेंट ऑल्सो, कि आप टीचिंग फील्ड में ऐसा है कि जिसमें जो बार है अपना सेट करने के लिए काफ़ी लो था उस टाइम पे। तो ये 2-3 थॉट्स क्रिस्टलाइज होके मैंने डिसाइड किया कि इसी में जाना है। सोसाइटी में एक रेस्पेक्ट मिलती है टीचर को, वो भी एक थॉट था आपका? मैं फ्रैंकली बोलूँ तो ऐसा मेरे दिमाग में कुछ नहीं था कि जैसे बिकॉज IIT में जब आप बीटेक करके आते हो तो ये मतलब उस टाइम पे जो थॉट प्रोसेस होता है ना, काफ़ी कुछ पैसा इंपॉर्टेंट होता है ऑफकोर्स। नहीं, वो और उस जो टाइम पे रेस्पेक्ट नहीं, वाली वो चीज़ थी अभी वो भी है। मतलब एक ट्रेडिशनल टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हो सकता था, बट आई वॉज लुकिंग मोर एज ए प्रोफेशन रादर देन रेस्पेक्ट वाला जो एंगल मेरे दिमाग में उस टाइम पे कुछ नहीं था, टू बी वेरी फ्रैंक। सर IIT JEE नीट कंपटीशन एग्ज़ाम्स हैं, इनका जो फैक्ट्री है या फिर हब कोटा को बोला जाता है, बिल्कुल। तो आपने दिल्ली क्यों ज्वाइन किया, कोटा ना ज्वाइन करके? मतलब हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, उस टाइम पे 2001 में कोटा से पहली बार रैंक आई थी। मतलब मैं तो IIT से पास आउट हो रहा था। अच्छा, कोटा का नाम मैंने 97 में जब मैंने एंट्री ली थी IIT दिल्ली में तब सुना था, क्योंकि हमारे साथ कुछ बच्चे आए थे कोटा से पढ़े हुए। तो उसी टाइम पे मैंने पहली बार सुना था कि हाँ यहाँ पे भी सिलेक्शन होता है। बट दिल्ली वाज आल्सो वन ऑफ द वेरी बिग सेंटर, और दिल्ली का जो एक इंस्टीट्यूट है वो पैन इंडिया पे बहुत फेमस था। तो ऐसा कुछ नहीं था कि कोटा ज़्यादा ल्यूक्रेटिव मार्केट है। रादर जैसे दिल्ली में मैंने 1 साल प्रिपरेशन किया, फिर 4 साल IIT किया, तो वो जो मेट्रो वाला चीज़ था एक, उसका भी काइंड ऑफ हैंगओवर था। तो आई नेवर थॉट कि आई विल गो टू कोटा। दो मेरे को दिल्ली में 1 साल काम करने के बाद उन इंस्टीट्यूट ने अपना नया इंस्टीट्यूट खुला था कोटा में, तो उन्होंने मेरे को भेजा। तो मैं तो इनिशियली तो बहुत रिलक्टेंट था राजस्थान में आने के लिए, एंड एट द प्लेस समथिंग लाइक कोटा, क्योंकि मेट्रो लाइफ की आदत थी और उस टाइम पे मतलब ऐसा लगता था कि कोटा इतना डेवलप नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर कोटा में जब आप शिफ्ट हुए, तब का कोटा और अब के कोटे में कितना फ़र्क है? हाँ, आई विल से कि ज़मीन आसमान का अंतर है। कोटा जैसे फेमस क्यों हुआ, बिकॉज आई विल से कि उस टाइम पे वहाँ बहुत ही कम डिस्ट्रैक्शन थे, और अगर बच्चा कोटा आ रहा है, विषम परिस्थितियाँ, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, तो इट इज़ काइंड ऑफ जिसको हम बोलते हैं तपस्या करने के लिए आ रहे हैं। तो जब बच्चा तपस्या कर रहा था तो रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे थे। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बोलते हैं मार्केटिंग अच्छी होती गई सो कॉल्ड, और आई वुड से कि 1 डिकेड तक इट वाज वेरी डिसेंट प्लेस। बट उसके बाद जब बहुत ज़्यादा पैसा फ्लो इन होना चालू हो गया, कैश फ्लो स्टार्ट हुआ वहाँ तो जितनी भी बुराइयां होती हैं वो भी साथ में आनी चालू हो गई। तो अभी तो खैर अभी तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आज की डेट में कोटा काफ़ी शायद अपने डिक्लाइनिंग पे है और पीक शायद उसका जा चुका है। जैसा मेरे को लोग बता रहे थे कि शायद अब वो 2-3 साल पहले जो था वो अब उसका नंबर ऑफ स्टूडेंट के टर्म्स में 50% भी नहीं बचा है। तो सर मतलब इतना डिफरेंस, डिस्ट्रैक्शन आपने जो वर्ड यूज़ किया, वो मतलब कैसे डिस्ट्रैक्शंस वहाँ पे, मतलब थोड़ा कुछ बता सकते हैं मतलब पहले तो जैसे कोटा आप ये मान सकते हो कि 2 टियर सिटी भी नहीं था, शायद 3 टियर सिटी था, तो डिस्ट्रैक्शन के लिए कुछ भी नहीं था। मतलब 5-6 साल बाद कुछ गेमिंग वगैरह के कुछ कैफ़े वगैरह खुल गए थे, बट वो भी लिमिटेड था, बिकॉज जब छोटा प्लेस होता है फैकल्टी भी वहीं मूव करें तो एक बच्चों में डर होता फियर भी होता है कि पकड़े ना जाएं, और मैक्सिमम बच्चे मोटिवेटेड थे वही वहाँ पे आ रहे थे, तो उनकी वजह से ऑफ कोर्स रिजल्ट भी अच्छा रहा था, क्योंकि अल्टीमेटली तो रिजल्ट बच्चों को ही निकालना होता है। बट जैसे जैसे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स बढ़े तो साथ में जो बाकी का कल्चर होता है ना, कैफ़े कल्चर हो गया, बाकी बार्स, रेस्टोरेंट्स एंड ऑल, सिनेप्लेक्सेस हो गए, ये सारी चीज़ें जब स्टार्ट होती हैं, फिर एक्सट्रीम पे चला गया, मतलब ड्रग्स वगैरह बहुत फ्रीक्वेंटली और फ्रीली अवेलेबल होने लगे, तो फिर वो ऑफ कोर्स रिजल्ट पे से फोकस चला गया, मतलब फिर प्योरली वो कमर्शियल वाला एंगल बन गया वहाँ पे। तो डिस्ट्रैक्शन मतलब उस एज पे जो एज होती है ना बच्चों की, तो इन सब डिस्ट्रैक्शनों में बहुत जल्दी चला जाता है। तो ऐसा कोई केस आया आपके स्टूडेंट का कि ड्रग्स ले रहा है या फिर अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है, ऐसा कुछ? हाँ, मतलब बहुत सारे केस आते हैं। मतलब मैं तो कोटा में बेसिकली 2002 से 2013 तक रहा वहाँ पे, तो 2010-11 के आसपास वो जिसे बोलते हैं चीज़ें बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी, और उस टाइम पे तो मतलब बच्चे जैसे कुछ कुछ पढ़ने के लिए, अच्छा परफॉर्म करने के लिए
वो जैसे ड्रग्स लेते हैं, ड्रग्स भी क्या, जैसे यू विल बी लाफिंग, और मेरे को पता नहीं कि वाइटनर होता है ना, बच्चे उसकी बॉटल लेके पी जाते थे ताकि वो जगे रहें, नींद ना आए उन्हें। तो इस काइंड ऑफ मतलब इसको हम एक बोल सकते हैं कि एक्सट्रीमली पॉजिटिव वाली साइड में नेगेटिव हो गया ये, कि बच्चा अच्छा परफॉर्म करने के लिए ताकि वो पूरी रात जग पाए, इस तरह की चीज़ें करने लग गए थे। या फिर जैसे चार चार दिन तक नाइट आउट मारना, पूरे सोना ही नहीं, तो वो मतलब डिक्लाइनिंग फेज़ आ गया। हमें जब भी पता लगता था तो पहले तो ऑफकोर्स हम बच्चों से बात करते थे, फर्स्ट राउंड ऑफ टॉक, और उस पर नज़र रखते थे, मतलब देखते थे उसकी कि क्रियाकलाप क्या है, कहाँ जा रहा है, परफॉर्मेंस कुछ बेटर हो रही है नहीं हो रही है। और काफ़ी बच्चे मतलब सुधर भी जाते थे, ऐसा नहीं है कि एक बार जब पॉइंट आउट जाते थे, क्योंकि जो इंटेलिजेंट बच्चा होता है वो मैक्सिमम काफ़ी सेंसिटिव बच्चा होता है, तो अगर आप उसको पॉइंट आउट कर दो तो वो यूजली रास्ते पे आ जाते हैं। बट अगर कुछ गॉन केसेस हो गया तो हम पेरेंट्स को फ़ोन करके बोल देते कि आप इसको 24 घंटे निगरानी चाहिए, इसको आप ले जाओ, मतलब इसको। तो इस तरह के तो काफ़ी केसेस हैंडल किए थे वहाँ पे। सर लाइक पिछले कुछ सालों से कोटा सुसाइड फैक्ट्री बन चुका है, आए दिन सुसाइड्स के केसेस आते रहते हैं वहाँ पे। तो आपके टाइम पे कभी ऐसा सुसाइड केस वगैरह कुछ हुआ है? मतलब जैसे 2013 तक नोटिस, मतलब इक्का दुक्का हुआ होगा, बट ऐसा कुछ खास तो नहीं था। सुसाइड के रीजंस क्या होते हैं वहाँ पे? अच्छा, कंपटीशन, लाइक इसमें सब तो ये बोलते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, बट टू बी ऑनेस्ट मुझे लगता नहीं है कि वहाँ पे कंपटीशन के कारण ही एक सुसाइड होता होगा। एग्जैक्टली जैसे अभी आई एम बेस्ड इन जयपुर, एंड अगर मैं मतलब बिजनेस के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, कंपटीशन के पर्सपेक्टिव से बोलूँ, तो अगर कोटा मान लिया डाउन जाता है तो इसमें समहाउ सभी का फ़ायदा होता है, मतलब जो बाहर की मार्केट है। बट इसमें मैं स्टिल न्यूट्रल होकर बोलूँगा कि जो सुसाइड है वो प्रचारित बहुत ज़्यादा है, बिकॉज यू हैव टू लुक एट द डेटा। अगर मैं बोलूँ कि आप हैदराबाद का, ये ठीक है, जहाँ वहाँ पे भी पढ़ाई होती है, और ऐसे 2-3 सेंटर उठा के जहाँ पे बच्चे पढ़ रहे हैं, वहाँ पे अगर आप डेटा उठा के देखोगे तो कोटा उसमें टॉप पे नहीं आएगा डेफिनेटली। और जैसे डेटा को एनालिसिस करने के लिए एब्सोल्यूट नंबर इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, हम बोलते हैं कि परसेंटेज क्या है, कि बच्चे भी तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा हैं। अब आप आईआईटी में शायद आपने न्यूज़ सुना होगा कि एक सर्टेन आईआईटी में इसी साल 5-6 सुसाइड हो चुके हैं अब तक, तो उसके कंपैरिजन में तो कुछ भी नहीं है। तो और काफ़ी जगह मतलब जब हम तह तक जाते हैं तो केवल प्रेशर इज़ नॉट द रीज़न। मतलब डेफिनेटली कुछ केसेस में ऐसा होता होगा कि आउट ऑफ प्रेशर बच्चे ने कर लिया, बट बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, मतलब पारिवारिक कलह भी निकल के आती है, और इस एज में इन्फैचुएशन होना और ये सारी चीज़ें भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सुसाइड करने का। तो मेरे को लगता है कि ये फैलाई हुई बात ज़्यादा है, और अगर हम इसकी तह तक जाएं तो ऐसा कोई एबनॉर्मल बिहेवियर मेरे को नहीं लगता है, टू बी वेरी फ्रैंक। आपने बोला कि आईआईटी में सुसाइड्स वगैरह होते हैं, बट ये बोला जाता है कि अगर आपने जेई एडवांस क्रैक कर लिया और आपका आईआईटी में एडमिशन हो गया तो मतलब कि आपकी लाइफ 90% सेट है। एग्जैक्टली तो क्या रीजंस हो सकते हैं कि एक कोई स्टूडेंट है, उसने पहले तो लाइक वन ऑफ द टफेस्ट एग्ज़ाम आईआईटी होता है वो क्रैक किया है, उसके बाद में उसने सुसाइड अटेम्प्ट किया है, लाइक सुसाइड ही किया है उसने वहाँ पे। क्या रीजंस हो सकते हैं? मतलब फैमिली प्रेशर, वहाँ लाइक उसको एनवायरनमेंट सूट नहीं कर रहा, या फिर हॉस्टल में कुछ और, मतलब ड्रग्स एडिक्शन, या फिर बुलिंग वगैरह होती है, रैगिंग एंड ऑल। आईआईटी में मतलब मेरे ख्याल से रैगिंग और बुलिंग का एज सच कोई मतलब एक आध ऑफ केसेस हो सकता है, आउटलायर्स हो सकते हैं, वरना ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे इस तरह का। दूसरा मेरे को लगता है कि अगर आईआईटी में बच्चा पढ़ रहा है तो उसके मल्टीपल फैसेट है। मतलब एक वो केवल ऐसा नहीं कि उसने एकेडमिक में एक्सेलेंस किया है, उसके लाइफ के और भी तो आयाम हैं। तो किसी भी आयाम की वजह से बच्चा इस एक्सट्रीम स्टेप तक जा सकता है। ऐसा नहीं कि एवरीथिंग इज़ लिंक टू हिज, जैसे बोलते हैं एकेडमिक परफॉर्मेंस से ही सब कुछ लिंक नहीं होता। आई एम नॉट डिनाइंग के एकेडमिक प्रेशर की वजह से नहीं होता होगा, बट आई एम श्योर जितना मतलब मेरे को नॉलेज है ऑफ केसेस में ऐसा होता है कि एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से या एकेडमिक प्रेशर की वजह से, या फिर कुछ बच्चे ऐसा होते हैं कि जो आईआईटी में जाते हैं, डेफिनेटली सोसाइटी को, पेरेंट्स को उनसे बहुत ज़्यादा एक एक्सपेक्टेशन हो जाती है, एंड इफ़ दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म वेल, और उन्हें लगता है कि अगर ढंग की जॉब नहीं लगी तो हाउ दे विल सपोर्ट देयर फैमिली। तो ऐसा एक्सट्रीम केस में होता होगा, मतलब होता है। आई एम नॉट डिनाइंग देम, बट दैट इज़ नॉट द ओनली रीज़न। और भी बहुत सारे रीज़न हैं डेफिनेटली। मतलब एक बंदे की पर्सनैलिटी में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और स्पेशली रिलेशनशिप हो गया, इस तरह की जो चीज़ें हो गई, वो भी एक पार्ट प्ले करता है। आपने रिलेशनशिप की बात की तो उसको थोड़ा सा पहले से स्टार्ट करते हैं। जेंडर रेशियो बहुत कम है इंजीनियरिंग में, तो
बीइंग इंजीनियर स्टूडेंट मुझे पता है कि एक लड़की होती है 10 लड़के सेलेक्ट होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि एक मूवी भी आई थी 12th फेल, मनोज शर्मा आईपीएस जो थे, उसमें ये था कि जो उनकी वाइफ थी जो ये बोले कि हम जो उनकी गर्लफ्रेंड थी उनको एक काफ़ी सपोर्टिव तरीके से दिखाया गया इस मूवी में। तो आप भी एक टीचर हो, तो आपको लगता है कि एक रिलेशनशिप किसी को सक्सेसफुल होने में सपोर्ट कर सकता है? मतलब थियोरटिकली तो ऑफ कोर्स कर सकता है, ये मेरे को लगता है, बट प्रैक्टिकली मतलब आई एम ऑफ दिस ओपिनियन कि जब आपका फॉर्मेटिव ईयर्स है, जब आपका कैरियर बनना है, मतलब एटलीस्ट आईआईटी में जाने तक तो ये एक डिस्ट्रैक्शन की तरह काम 99% केसेस में करता है। मतलब एक ऑफ केस हो सकता है कि somebody गॉट मोटिवेटेड बिकॉज ऑफ इट और उसकी वजह से वो सेलेक्ट हो गया हो, बट 99.99% केसेस में रिसेंटली मेरे आई को वाज लगता है कि उल्टा ही होता है। स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम, तो मैंने काफ़ी, मैं नाम नहीं लूँगा उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में मतलब कि काफ़ी वीडियोस वायरल होती रहती हैं उनके हर तीसरे चौथे दिन। तो मतलब डिस्ट्रैक्शन तो है वो। डेफिनेटली है। और एक ये भी होता है ना कि बहुत सारी जगह पे बच्चा पहली बार मतलब को एजुकेशन में आता है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं घर से बाहर आता है, उस बंदिशों से दूर आता है, तो वो कुछ ज़्यादा ही जैसे बोलते हैं ना फ्रीडम टेस्ट करने के लिए वो गलत डायरेक्शन में चला जाता है। और ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर ढंग से मॉनिटरिंग ना हो, अगर मतलब एक चेक ना लगाया जाए, तो वो एज ऐसी, दिस इज न्यूट्रल, मतलब दिस इज नेचुरल। आई विल नॉट से कि इसमें कुछ एक्स्ट्रॉनी खराब या वैसी बातें हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ हार्मोन्स करा रहे होते हैं ये सब। तो उसमें एक प्रॉपर वॉच होना मेरे ख्याल से ज़रूरी है, क्योंकि यही फॉर्मेटिव ईयर्स हैं। बच्चा इसी में मेहनत करना सीखता है, इसी में ऑड्स के अगेंस्ट परफॉर्म करना सीखता है, जो उसका लाइकिंग की चीज़ नहीं है वहाँ पे ही वो परफॉर्म करना सीखता है। अगर वो यहाँ वाले टाइम को वेस्ट कर देता है, तो मेरे ख्याल से देखिए आईटी में होना या नीट में होना या ना होना एक डिफरेंट थिंग है, ये ठीक है, दैट इज़ नॉट द गारंटी ऑफ योर सक्सेस इन लाइफ। एंड ऐसा भी नहीं कि अगर आईटी में नहीं हो तो किसी का लाइफ ख़राब हो जाएगा, ऐसा नहीं है। बट ये जो चीज़ें इनकलकेट करता है, जो बच्चा सीखता है, जो मैंने बोला ना कि परसीवरेंस हो गया, हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज़ हो गया, और वो भी लगातार ओवर ए पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर, ऐसा नहीं कि एक हफ्ते हमने मेहनत करके रख दिया। या फिर बहुत सारे बच्चे होते हैं, किसी को केमिस्ट्री अच्छी नहीं लगती, किसी को मैथ अच्छी नहीं लगती, फिर भी उसको उसमें एक्सेल करना होता है। ये सारी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो बच्चे के साथ लाइफ लॉन्ग रहती हैं, और वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए। तो उस तरफ से डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि बहुत अच्छी जो मतलब इसको ग्रिलिंग वर्ड यूज़ कर सकते हैं कि इस प्रोसेस, जो ग्रिलिंग प्रोसेस है, अगर बच्चा उसको अवॉइड कर देता है, मतलब उसके थ्रू ना जाके डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, टाइम वेस्ट कर देता है, तो लाइफ में ही विल बी पेइंग फॉर इट, आई वुड से। इसका मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। रिसेंटली आई वाज लुकिंग एट द आईएएस का जैसे 2025 का रिजल्ट आया, तो टॉप 10 बच्चों के मैं नाम देख रहा था, उसमें कौन थे, बैकग्राउंड देख रहा था, तो उसमें से 8 बच्चे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के थे और 8वां आईआईटीएन नहीं थे। मतलब यू विल फाइंड मतलब यू कैन फाइंड आउट इट कि बहुत सारे बच्चे, मतलब 8 में से एक मेजर पोर्शन जो बच्चा था वो नॉन आईआईटीएन थे। तो आईआईटी ने डेफिनेटली, आईआईटी की प्रिपरेशन ने डेफिनेटली हेल्प किया होगा, बिकॉज व्हेन समबडी स्टडीज़ मैथमेटिक्स तो उसको लॉजिक समझ में आता है और चीज़ों को एनालिसिस करना समझ में आता है, वो हेल्प करता है बाकी के सब्जेक्ट में भी, इवन इफ़ यू आर स्टडिंग आर्ट साइड का सब्जेक्ट। बट ऐसा नहीं कि आईआईटी वाले बच्चों का रैंक पहले 1 2 3 4 से चालू होता है, फिर दूसरे इंजीनियरिंग वाले सेलेक्ट होते हैं। तो वो जो बच्चे आए हैं डेफिनेटली उन्होंने अपने टाइम पे, या इवन आईएएस के लिए भी उन्होंने वो मेहनत किया होगा, वो ग्रेडिंग प्रोसेस के थ्रू गया होगा। तो इन सब चीज़ों से मेरे को लगता है कि बच्चे को अभी दूर रहना चाहिए। प्री फाउंडेशन बेस्ट होता है, फाउंडेशन बेस्ट होता है? मतलब क्या आप ये पूछ रहे हो कि 9 से स्टार्ट करनी चाहिए या 11 से स्टार्ट? अभी ये हो रहा है कि 9th नहीं, आप तो 6 से ही स्टार्ट कर रहे हैं प्री फाउंडेशन। नहीं, अगर आईआईटी जेईई की मैं तैयारी बोलूँ तो मेरे हिसाब से 11 से स्टार्ट करनी चाहिए बच्चों को। और जो बच्चा रियली में इंटरेस्टेड है उसको कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो खुद ही अपने आप जितना वो लोड ले सकते हैं 9th वाइन से स्टार्ट करते हैं। 6 से तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मतलब देन वी आर क्रिएटिंग रोबोट्स रादर देन ह्यूमंस, और बच्चे का वो टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। इवन आई हैव सीन इल इफेक्ट्स ऑफ दिस इन पास्ट 2-3 ईयर्स कि काफ़ी ब्रिलियंट बच्चा, मतलब ब्रिलियंट बच्चा कैसे बोलेंगे कि उसने 8th 9th तक अच्छे लेवल पे परफॉर्म कर रखा है। और परफॉर्म करने का मतलब ये नहीं कि बोर्ड में परसेंटेज से आई एम टॉकिंग अबाउट, क्योंकि स्कूल में जो परसेंटेज होती है उसके लिए टोटली डिफरेंट स्किल सेट चाहिए होता है। बट बाकी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 8th 9th तक जिस बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म कर रखा है उसने फिर आईआईटी की तैयारी स्टार्ट किया, और 12th तक आते आते बहुत सारे बच्चे बर्नआउट हो जाते हैं। एंड व्हेन यू आर टॉकिंग टू देम यू विल फाइंड कि इसका तो अभी बिल्कुल बेसिक ही जीरो है, बिकॉज वो पढ़ते ना, और बहुत सारे मतलब
जो पेरेंट्स हैं वो पीयर प्रेशर में बच्चों को एडमिशन दिला देते हैं, तो इतने ज़्यादा मतलब डेफिनेटली आईआईटी टफ है, बट इतना ज़्यादा बच्चों को रगड़ने की ज़रूरत नहीं है। तो आई विल से कि 9 से तो उसको करना चाहिए जिसको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो खुद ही कर क्लियर है, खुद ही करे। हाँ, अब वो लोड जो है वो अपने हिसाब से लेगा। मतलब हो सकता है कि वो कुछ बच्चे वैसे हमारे पास ऐसे भी हैं जिन्होंने 7th 8th में 12th तक का कोर्स फिनिश कर रखा है, तो आई विल से कि दे आर काइंड ऑफ गॉड गिफ्टेड। और ऐसा बच्चा है तो चीज़ें अलग हैं, बट पेरेंट्स को तो डेफिनेटली फोर्स नहीं करना चाहिए दूसरे बच्चे को देख के कि 9 से प्रिपरेशन स्टार्ट करो। नहीं, एक जैसे अभी 10th के रिजल्ट्स आते हैं इसी लाइक मई जून या जुलाई में आ जाते हैं, ऑलमोस्ट हर बोर्ड के एग्ज़ाम्स को करके रिजल्ट्स आ जाते हैं। अब उनके मार्क्स आते हैं 10th में, मैथ्स में किसी के 100 आते हैं, किसी के 90 आते हैं, किसी लाइक काफ़ी अच्छे मार्क्स आ जाते हैं। बिल्कुल। फिर वो डिसाइड उस मार्क्स के अकॉर्डिंग करता है कि मुझे आर्ट्स लेनी है, बायो लेनी है, फिर जो भी लेनी है। तो आप अगर कोई आप फॉर एग्जांपल जब भी आपने खुद का ब्रांड भी बना रखा है कॉम्पिटिशन, जब भी काउंसलिंग के लिए कोई बच्चा आता है तो आप उसको कैसे समझाते हैं कि तेरे लिए ये स्ट्रीम बेस्ट है? बल्कि उसके माइंडसेट से आपको पता लग जाता है ना कि ये आगे चल के मैथ में इसका इंटरेस्ट है नहीं, क्योंकि काफ़ी बार ये होता है कि पेरेंट्स बोलते हैं कि तेरे मैथ अच्छी है, तेरी मैथ ले ले, अगर उसको आगे चल के पता लगता है कि 11th में उसे मैथ समझ भी ही नहीं आ रही। बिल्कुल। ये मैं खुद भी मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स, तो मुझे पता है कि 10th की मैथ और 11th की मैथ में बहुत डिफरेंस है। बिल्कुल। तो आप वो काउंसलिंग कैसे इसमें करते हैं? बेसिकली जैसे आपने बोला ना मार्क्स का, तो जैसा मैंने अभी बोला था कि जो बोर्ड के मार्क्स होते हैं वो लाने का तरीका और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपको मतलब कैपेबिलिटी चाहिए वो टोटली अलग है। आई वुड से मतलब डेफिनेटली अगर किसी के बोर्ड्स में मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आया है, 90 आउट ऑफ 100 आया है, तो उससे हम एक चीज़ तो जज कर सकते हैं कि बच्चा मेहनती है, ये ठीक है, बट हम ये जज नहीं कर सकते उसका रियली इस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है या नहीं है। इवन बच्चे को भी नहीं पता होता कि उसका इंटरेस्ट है या नहीं। और 10th से 11th में जैसे आपने बोला, करेक्टली बोला, बहुत ह्यूज जंप आता है। मतलब मैं जस्ट एक छोटा सा डेटा देता हूँ कि 100 आउट ऑफ 100 लाने वाले केवल CBSE बोर्ड में 2-3 लाख बच्चे होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, और IIT में जाने वाले जो बच्चे हैं वो 10,000 है ना। एंड ये तो मैंने केवल CBSE की बात की, अभी तो यूपी बोर्ड और बाकी के जो बोर्ड हैं वो अलग ही रह गए। तो अगर कोई 100 आउट ऑफ 100 ला रहा है तो भी इट इज़ नॉट, अगर हम उस वे में देखें तो इट इज़ नॉट सफिशिएंट, क्योंकि उसका भी हार्डली आई वुड से कि 1% या 2% पीपल विल बी एबल टू गेट इनटू IIT। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो IIT में बंदा जा रहा है वो इन्हीं 100 आउट ऑफ 100 लाने वालों में कंपटीशन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक बच्चा मतलब हर साल ही हमें काफ़ी बच्चे ऐसे मिलते हैं जिनके 75, 80 ऐसे मार्क्स आए हुए होते हैं परसेंटेज में, मतलब दोज पीपल हु विल बी स्ट्रगलिंग, बट बिकॉज उन्होंने पढ़ा सही होता है, मतलब उन्होंने रटने की बजाय समझ समझ के पढ़ा होता है, तो दे एक्सेल। यहाँ पे आके उनको IIT में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वो मैथमेटिक्स उनको पढ़ाया जाता है, क्योंकि दे आर एबल टू कलेक्ट लॉजिकली, दे आर एबल टू कनेक्ट थिंग्स लॉजिकली। तो केवल मार्क्स एक क्राइटेरिया नहीं है आई वुड से। दूसरा, अगर साइंस लेने वाले बच्चों से आप 90% बच्चों से बात करोगे तो सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस में आई वुड से कि 90% बच्चे ये बोलते हैं मेरे को तो एस्ट्रोनॉट बनना है या फिर मेरे को एविएशन में जाना है। तो वो कॉमन परसेप्शन होता है, बट जब पढ़ाई स्टार्ट होती है तो थिंग्स आर टोटली डिफरेंट। तो जब बच्चे हमारे पास आते हैं, हम तो क्या करते हैं कि जैसे हमने यूट्यूब पे IIT JEE के हिसाब से पूरा सिलेबस डाल रखा है, प्लस उन बच्चों के लिए डाल रखा है जिनके पास कोई हेल्प अवेलेबल नहीं है, फाइनेंशियली चैलेंज्ड बच्चे जो हैं, तो इसलिए हमने बहुत स्लो पढ़ा रखा है। तो कोई भी अगर पेरेंट हमारे पास ऐसे बच्चे लेके आते हैं कि आप इसको जज कर लो, तो जज करने का पैरामीटर ही नहीं है, क्योंकि मार्क्स कोई पैरामीटर है नहीं। दूसरा, अगर बच्चे को लॉजिकली नहीं पढ़ाया गया है, जो 99.99% केसेस में होता है कि लॉजिकली नहीं पढ़ाया जाता, उनको तो बस रटाया जाता है मार्क्स ज़्यादा लाने के लिए। 10th तक यही होता है हर स्कूल में। अगर उसको ये नहीं कराया गया तो वाई आई शुड जज हिम, क्योंकि उसके अंदर कैपेबिलिटी हो सकती है बट उसने कभी वो एक्सप्लोर ही नहीं किया। तो हो सकता है कि अभी मैं ऐसा लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं उसमें 0 हो, बट वो हो सकता है कि वो अच्छा परफॉर्म कर जाए एक बार जब वो उस डायरेक्शन में सोचना चालू हो। तो इसलिए हम डायरेक्टली कोई टेस्ट से तो जज नहीं कर सकते। ये कि टेस्ट से बेसिकली लोग बाग टेस्ट कराते हैं, बट वो उन लोगों का टेस्ट कराते हैं जो 9-10 से ऑलरेडी प्रिपरेशन कर रहे होते हैं ना, तो ऑफकोर्स दे विल परफॉर्म वेल, बट दैट डज नॉट मीन कि एक रॉ टैलेंट जो है वो अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा आगे चल के, गिवन इक्वल अपॉर्चुनिटी और अच्छा टीचिंग इनपुट अगर दिया जाए। तो ऐसे बच्चों को हम तो ये बोलते हैं कि आप हमारे पहले 1-2 चैप्टर का वीडियो देखो, अगर आपको इसमें मज़ा आता है तो मज़ा आता है, मतलब इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इवन 70-80% ऑफ इट, देन यू कैन कंटिन्यू विद इट, फिर आप इसी के लिए बने हो। बट अगर आपको हर वीडियो में दिक्कत आ रही है तो फिर यू नीड टू रिफ्लेक्ट कि क्या आप रियली में इधर जाना चाहते हो। आपने टेस्ट की बात की, तो ऑलमोस्ट जितनी भी कोचिंग्स हैं जो ऑफलाइन ऑपरेट कर रही हैं,
आप लोग भी कंपटीशन का ऑफलाइन कैंपस जयपुर में चला रहे हो, तो आप भी जब ऑफलाइन कोई एडमिशन लेते हो टेस्ट लेते हो? हाँ, जब ऑफलाइन एडमिशन लेते हैं तो हम बेसिकली बच्चे को दो तरह की ऑप्शंस देते हैं। एक तो जैसे टेस्ट लेने का मतलब एक तो ये होता है कि जैसे मैंने बोला ना कि काफ़ी बच्चों ने तो लॉजिकल टीचिंग को एक्सप्लोर ही नहीं किया होता है, हाँ। जबकि उनके अंदर पोटेंशियल होता है। तो अगर हम प्योरली टेस्ट के बेसिस पे जज करें कि यू आर नॉट कैपेबल, तो ये बच्चे के साथ थोड़ा हार्श हो जाएगा मेरे हिसाब से। तो जब बच्चा 10th से 11th में आता है तब हम डेफिनेटली एक टेस्ट लेते हैं और वो स्कॉलरशिप टेस्ट होता है। बट व्हाट वी डू एट कॉम्पिटिशन कि हम बच्चे को ऑप्शन देते हैं कि आप 6 महीने बाद भी दोबारा टेस्ट दे सकते हो स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि 6 महीने तक आपने हमारे साथ पढ़ लिया होगा और अगर आपका बेसिक्स क्लियर हो हाँ, मतलब अगर आप हार्ड वर्किंग हो और उस डायरेक्शन में जा पाते हो तो डेफिनेटली यू कैन अर्न स्कॉलरशिप आफ्टर दैट ऑल्सो। तो इस वे में काफ़ी बच्चे हमने देखे हैं जो शुरू में लगभग 0 टाइप स्कोर कर रहे होते हैं, वो बाद में 90% तक स्कॉलरशिप ले जाते हैं अगले 6 महीने के बाद ना। वो मतलब दे रब शोल्डर विद जो भी टेस्ट में टॉपर्स था। तो बच्चे को अपॉर्चुनिटी देना भी ज़रूरी है। अगर वो बच्चा रियली में बोला कि मेरे को इंटरेस्ट है और मेरे को चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो केवल टेस्ट के बेस पे जज करना सही नहीं है, बिकॉज उससे पहले की जो पढ़ाई है वो बेसिकली जिसे बोलते हैं रोट लर्निंग ज़्यादा है रादर देन कॉन्सेप्चुअल टीचिंग स्कूल्स में यूजली जैसा होता है। और स्कूल की और कोचिंग लाइफ में बहुत डिफरेंस होता है, क्योंकि स्कूल में तुम्हें थ्योरेटिकल पढ़ाया जाता है, लाइक तुम्हें एक आंसर को किस तरीके से लिखना है वो बताया जाता है, और कोचिंग में तुम्हें बताया जाता है कि एक आंसर का सॉल्यूशन किस तरीके से निकालना है। बिल्कुल। तो जब आपने आईआईटी का एग्ज़ाम दिया था उस टाइम पे शायद AIEEE होता था। उस टाइम पे हाँ AIEEE नहीं था जब मैंने एग्ज़ाम दिया था, तब उस टाइम पे ये यूनिफाइड कुछ नहीं था। मैंने तो 1997 में दिया था। तो IIT का एग्ज़ाम अलग होता था, रुड़की उस टाइम पे एक सेपरेट एग्जामिनेशन होता था, फिर सब रीजनल थे, दिल्ली का DC अलग होता था, हमारे यूपी का एक MNR के नाम से रीजनल कॉलेजेस के लिए अलग होता था, और भी बहुत सारे होते थे ओके। एग्जाम। तो आपके सब्जेक्टिव होते थे, तो उस फॉर्मेट में और आज के IIT के फॉर्मेट में दिन रात का फ़र्क है। बिल्कुल। आजकल ऑप्शनल होते हैं तुम्हारे पास, और फिर मतलब तुम्हारे को सॉल्यूशन करके कहीं दिखाना नहीं होता। तो आपने अपने किसी एक पॉडकास्ट में बताया भी था कि आपको उस टाइम पे स्टेप मार्किंग भी मिलती थी। बिल्कुल। तो क्या आपको लगता है वो पैटर्न सही था या फिर ये पैटर्न सही है? नहीं, मेरे को लगता है कि सब्जेक्टिव पैटर्न इज़ बेटर। मतलब जैसे आज की डेट में JEE मेंस का एग्जामिनेशन होता है, वो बेसिकली फ़िल्टरिंग प्रोसेस है कि आपने फ़िल्टर करके 1 लाख बच्चे निकाल लिए और फिर उनका, ताकि सब बच्चों की मतलब एग्ज़ाम लेने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, तो सब, और मेंस इसीलिए कई सारी शिफ्ट में होता है, ठीक है। तो एडवांस में 2 शिफ्ट के अंदर पेपर का जो डिफरेंस है वो सबको मतलब आयरन आउट करने के लिए एक साथ पेपर लिया जा सके, इसलिए वो फिल्टरिंग करके 1-2 लाख बच्चों को लाते हैं, उनका फिर एक साथ एक जैसा एग्जामिनेशन कराते हैं जो ऑब्जेक्टिव होता है। बट डेफिनेटली आई थिंक कि सब्जेक्टिव इज़ ए बेटर अप्रोच, बिकॉज अभी क्या होता है कि बच्चे ने अगर बिल्कुल लास्ट स्टेप तक चला गया और उसने लास्ट स्टेप पे जाके 1-2 गड़बड़ कर दी, तो मे बी ही इज़ कंसेप्चुअली वेरी स्ट्रॉन्ग, ये ठीक है, बट आपको वो नज़र नहीं आएगा उसने क्या सल्यूशन लिखा है। पहले तो ऐसा होता था कि इवन इफ मतलब बच्चे ने लास्ट में आंसर गलत लिख दिया, बट शुरू में कुछ बच्चे इतने इनोवेटिव सल्यूशंस लिखते थे कि वी यूज टू गिव 100% मार्क्स उस बच्चे को ना, क्योंकि उसने जो मेन चीज़ है वो उसने क्रैक कर ली होती थी। तो वो चीज़ अभी करना पॉसिबल नहीं है। मैं मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। जब मैंने JEE मेंस दिया था तब ये था कि जब वो टाइमर चल रहा होता है ना तुम्हारी स्क्रीन पे, तब तुम कहीं ना कहीं 101% गलती करते हो, क्योंकि तुम जैसे उस टाइमर को देखते हो तुम्हारे दिल की धड़कन बढ़ जाती है। एग्जैक्टली। कि यार मेरे पास इस सेक्शन के लिए इतना ही टाइम है। तो आपके पास कभी ऐसे स्टूडेंट्स आते हैं तो आप उनको कैसे डील करते हो? मतलब सर मेरे को होता होगा ना कभी कि एडवांस या फिर मेन से पहले आ गए स्टूडेंट की सर मुझे पता है मेरा नहीं होगा, मेरे को एग्ज़ाम नहीं देना, तो पहले ही गिव अप कर देते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप किस तरीके से डील करते हो? नहीं, उसको हम यही समझाने की कोशिश करते हैं कि देखिए 2-3 तरह की चीज़ें। एक बच्चे ने जैसे मान लीजिए पढ़ाई नहीं की, बिल्कुल ही पढ़ाई नहीं की, वो गिव अप करता है, तो उसका काइंड ऑफ एक लॉजिक समझ में आता है कि चलो उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, फिर भी हम उसको बोलते हैं कि एक्सपीरियंस के लिए ज़रूर देना चाहिए। एंड यू नेवर नो कि जैसे 1-2 साल से क्या हो रहा है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री रिलेटिवली बहुत ईजी आ रहा है, इट इज़ जस्ट बोर्ड से थोड़ा सा ऊपर। तो अगर बच्चे ने बोर्ड की भी तैयारी की है तो देयर इज़ समथिंग टू सॉल्व इन एग्जामिनेशन। और दूसरा बच्चा वो होता है कि जो यूजली लास्ट में आके जिसकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है, उसको पैनिक अटैक्स आ जाते हैं। फिर ऐसे बच्चे भी बोलते हैं कि मेरे को छोड़ना है, तो उसको तो हम प्रॉपर काउंसलिंग करते हैं कि जो भी आपने मेहनत की है वो जीरो नहीं है, वो आपके अंदर ही है। एंड
डू नॉट थिंक टू मच अबाउट के फ्यूचर में क्या होगा। बच्चे ऐसे सोचने लगते हैं मेरे मार्क्स इतना है, इस आईआईटी में जाएंगे, पेरेंट क्या बोलेंगे, ये ब्रांच मिलेगी, हाँ रिश्तेदार क्या बोलेंगे, फिर आगे फ्यूचर क्या, बहुत दूर तक ही सोचने लगते हैं। प्रेजेंट में ना जी के ना फ्यूचर में जीने लगते हैं। तो उनको हम धरातल पे लाने की कोशिश करते हैं। उनको जो भी एक्सपीरियंस है उससे बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं उनको बताई जाती है कि आपका खुद का ब्रांड है कंपटीशन, हाँ जी, वो बाकी एडटेक स्टार्टअप से कैसे डिफरेंस है? आपने शार्क टैंक में एक लाइन बोली थी कि हमारे यहाँ सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, सीरियस पढ़ाई की बात होती है। उस लाइन का वहाँ पे मतलब क्या मतलब था, क्या मतलब सिर्फ पढ़ाई की बात होती है, इससे आपका क्या तात्पर्य था वहाँ पे? इसका मतलब ये है कि अगर आप जैसे बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आईआईटी जेईई देने वाले लगभग 12 लाख बच्चे हैं, 12-13 लाख बच्चे होते हैं, ठीक है। और उसमें जो कोर आईआईटी में जो नंबर ऑफ़ सीट्स हैं वो 17,000 बोलते हैं, बट मेन आईआईटीज़ में आपको ढंग की ब्रांच 10-11 हज़ार के आसपास मिलेगी, आपकी रैंक 10-11 हज़ार में आनी चाहिए। तो दिस इज़ लेस देन 1% सक्सेस रेशियो जिसको बोलते हैं, अगर आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बोलते हैं। उसके बाद आप ऐड कर लीजिए कि मान लिया 25-30 हज़ार सीट्स और होगा, एनआईटीज़ वगैरह में मिला के बिट्स को मिला सकते हैं। ऐसे जो प्रोमिनेंट कॉलेजेस होंगे आई विल से के मे बी 40,000 के सीट तक आ जाएगा। तो ये जो 40,000 बच्चे हैं, ये मतलब इन सीट्स को फिल करने के लिए आई विल से कि जो मे बी 70-80,000 बच्चा अपना सर्वस्व देता है, मतलब पढ़ाई में ना पूरा अपना 1 साल 2 साल जितने भी साल वो प्रिपरेशन कर रहा है, दिन के 10-12 घंटे देता है। दे आर हाईली मोटिवेटेड, क्योंकि उनके लिए डू एंड डाई वाली सिचुएशन होता है मैक्सिमम स्टूडेंट के लिए कि मेरे को ये करना ही। एक तो ये बच्चा हो गया। फिर एक उसके बाद हम बोल सकते हैं कि मतलब ये बच्चा कैपेबल भी है, मेहनत भी कर रहा है। फिर और थोड़ा सा बच्चा होगा कि जो एक काइंड ऑफ हाफ हार्टेड एफर्ट डालता है, अगला 40-50 बच्चा, मतलब विद इन 1 लाख आई वुड से कि मैक्सिमम दीज स्टूडेंट विल बी केटर्ड, मतलब कैन बी क्लब्ड। उसके बाद क्या होता है कि बहुत सारा बच्चा एस्पिरेशनल होता है, मतलब उसने सुना की होती है सक्सेस स्टोरी कि मेरे को आईआईटी में जाना है, और उसके अपने अंदर से वो चीज़ आ नहीं रही होती, मतलब लाइक उसने ख्याली पुलाव बना रखा। हाँ, उसको हम बोलते हैं वो फल को चेज़ कर रहा होता है रादर देन कर्म करने के। और बहुत सारे मतलब पेरेंट्स के प्रेशर में भी करते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं कि जस्ट फॉर द मतलब फैमिली से वेल ऑफ होते हैं, उनको नहीं करना होता, बट वो जस्ट ऐसी कोई फ्रेंड कर रहा है तो साथ में करने लग गए। तो ऐसी एक नॉन सीरियस क्राउड भी है। तो अगर आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे और मान लिया 12 लाख बच्चे हैं, तो मे बी आई एम नॉट श्योर, मतलब मेरे को डेटा नहीं पता, बट 7 लाख 8 लाख बच्चे 10 लाख बच्चे हो सकता है प्रिपरेशन करते हों। तो उन 10 लाख बच्चों में से 1 लाख बच्चे ऐसे हैं जो सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। तो बट वो पूरे बिजनेस का 1/10 है ये, ठीक है। अब बाकी के जो बच्चे हैं वो भी हैं। अब अगर मान लिया मैं ऐसे बच्चों को एक क्लास में बैठाऊँ, मतलब एक्सेप्शंस आर डेफिनेटली देयर है ना, और मैं चीज़ों को मतलब शुगर कोट करके बोलना नहीं चाहता, मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, किसी को चाहे अच्छा लगे बुरा लगे, पॉलिटिकली कैसा भी करेक्ट हो इनकरेक्ट हो। अगर आप मान लिया एक बैच ऐसे बच्चों का बनाते हो जिनका रैंक 3 लाख से 6 लाख के आने वाला है, ये ठीक है, उनकी सिटिंग कैपेसिटी नहीं होगी 1.5 घंटे बैठने की। 3 घंटे का पेपर होता है, एडवांस में 6 घंटे का पेपर होता है एक दिन में। 6 घंटे तक जो सीरियसली बच्चे पढ़ने वाले होते हैं ना, पता नहीं लगता, उन्हें लगता है कि अभी तो चालू हुआ था। हाँ। मतलब जो बच्चा उसमें डूबा होता है उसको तो लगता है अभी तो चालू हुआ था, खत्म कैसे हो गया। और जो बच्चा मान लिया वो मोटिवेटेड नहीं है, जिसको मतलब ज़बरदस्ती वहाँ भेजा गया है, उसके लिए तो आधा घंटा 1 घंटा भी बैठ के पढ़ना बहुत डिफ़िकल्ट टास्क है। अब बिजनेस तो है वो, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, उस क्लास को कैटर करने के लिए वो अपने क्लास के माहौल को बहुत लाइट बना देते हैं। ये ठीक है, बहुत लाइट बनाने का मतलब क्या है कि पढ़ाई की बात, पढ़ाई तो एक उसका जिसे बोलते हैं कि कोर चीज़ ना हो, कि वो तो एक ऐसा चीज़ होगी कि उस साइड में चल रही है बस। मेन चीज़ और कुछ है, मेन चीज़ मतलब शायरी होगी। टीचर्स अपनी मतलब कुक्ड स्टोरीज़ बताते रहते हैं, मैंने ये किया, आधी उसमें फेक होती हैं, या फिर चुटकुले हो गए, या लड़के लड़की की बातें होंगी, मतलब जो उस एज ग्रुप के लोगों को जो जैसे बोलते हैं ना डिस्ट्रैक्ट कर सकती हैं। हाँ, इंस्टा जनरेशन जो है जिसको ये सारी बातें अच्छी लगती है, ताकि वो 1.5 घंटे तक क्लास में बैठ पाए। तो ऐसा करने में डेफिनेटली क्या होता है कि क्लास का मतलब जो ड्रॉप रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं होता, कि ऐसा नहीं कि 5,000 बच्चों ने एडमिशन लिया तो अगर आप कोर पढ़ाना चालू करोगे, और बिकॉज देखिए बैच सिस्टम होने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग उसको गलत समझते हैं कि बैच में डिफ्रेंशिएट करते हैं। बैच सिस्टम होने का मतलब सीधा सीधा इससे लॉजिक ये है कि हम होमोजीनियस बैचेस बनाना चाहते हैं और उसके हिसाब से बच्चों को इनपुट देंगे जो भी उनका लेवल होगा। अगर आप 3-4 हज़ार बच्चों को एक साथ एक ग्रुप में लाते हो और पढ़ाते हो, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप उनको पढ़ा पाओ, क्योंकि उनमें
हेल एंड हेवन का डिफरेंस होगा। जस्ट टू गिव यू अ पर्सपेक्टिव कि जो बच्चा टॉप 100 में आता है रैंक लेके और जो टॉप 10,000 में IIT एडवांस में आता है, उनका मार्क्स x/2 हो जाता है। मतलब ओके टॉप 100 में अगर x मार्क्स आ रहा है तो जो 10,000 रैंक पे वो भी IIT के अंदर जा रहा है, उसका मार्क्स x/2 है। ये ठीक है, इतना डिफरेंस है एक 6 घंटे के पेपर में। अब जो बच्चा लाख रैंक पे जाएगा, आप उसका सोच सकते हो मार्क्स में कितना डिफरेंस आएगा। उसका तो बहुत अब जो 5 लाख पे आएगा उसका डिफरेंस समझ सकते हो। तो जो मान लिया बच्चा 1 लाख पे बैठा है, उसको टीचिंग इनपुट कैसा दिया जाना चाहिए कि वो पहले 30-40 हज़ार के अंदर आने की सोचे, ताकि उसका एक सीट सिक्योर हो NIT और कहीं किसी जगह पे ना। और जो 500 रैंक पे बच्चा बैठा है, उसका तो IIT सिक्योर्ड है ही। तो उसको तो जो पेपर के अंदर 10% टफ क्वेश्चंस आते हैं, खूब टफ क्वेश्चन, उसकी प्रैक्टिस करानी, क्योंकि बाकी तो उसने खुद कर रखा होता है। अब 10% कराने के लिए क्वेश्चन हमें लाखों कराने पड़ते हैं, मतलब लाखों तो ज़्यादा हो गया, हज़ारों क्वेश्चन कराने पड़ते हैं उसमें से चांस लेने के लिए कि एक आध क्वेश्चन वो क्रैक हो जाए। अब इस बच्चे की जो नीड है और जो मान लिया 10,000 पे बच्चा बैठा है उसकी नीड है टोटली डिफरेंट है। जो 50,000 पे बैठा है उसकी नीड टोटली डिफरेंट है। तो आप इतने बड़े बैच को पढ़ा ही नहीं सकते। पहली बात तो ये, इतने बड़े बैच को तो आप जब भी पढ़ा सकते हो जब वो पूरे का पूरा बैच मान लिया 3 लाख से 5 लाख की रैंक वाला हो, सारे एक जैसे लोग हैं, सभी जीरो पे हैं, तो बैच बनाया जा सकता है। नहीं, जैसे अपने लोकली हम बात करें तो ये बोलते कि सबका जो स्लॉट्स है ना वो अलग अलग होते हैं, सबका माइंडसेट अलग अलग होता है, सबको अलग अलग तरीके की बातें ही समझ में आती हैं। जैसे आपने भी बताया कि 1000 रैंक 1 से लेकर 1000 वाले अलग, उनको अलग ही फैकल्टी पढ़ा सकती है और अलग तरीके से पढ़ाया जा सकता है। बेसिकली ये है कि उनको बहुत सारा बेसिक प्लानिंग की जरूरत ही नहीं है। हाँ। या फिर अगर किसी की ग्रास्पिंग पावर अच्छी है तो आप उसको एक बार बताओगे, उसको सब समझ में आ जाएगा, आगे तक का समझ में आ जाता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं। और एक बच्चा जो उसका लर्निंग स्लो है, उसका ये मतलब नहीं कि उसका सेलेक्ट नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि जिसका लर्निंग स्लो है वो सेलेक्ट नहीं होगा। बस ये है कि उसको जो मैक्सिमम उसका टाइम जाएगा, उसको मतलब हम मेंस लेवल के क्वेश्चन कराएंगे, पहले वो कॉन्फिडेंस दिया, खूब सारे क्वेश्चन कराएंगे, बेसिक क्वेश्चन कराएंगे, यहाँ पे उसका टाइम इन्वेस्ट होगा। और जो बच्चा मतलब सीरियस नहीं है, ये ठीक है, उस बच्चे को तो मतलब आधे घंटे की क्लास झेलना भारी पड़ जाता है। तो उसके लिए तो बार बार चुटकुले और ये सब चाहिए। तो जब मैंने ये बोला कि पढ़ाई की बात करें, तो उसका मतलब क्या है कि इवन इफ़ वी नो कि 90% जो बिज़नेस है वो 1 लाख के बाहर वाले बच्चों के का एग्जिस्ट करता है, बट हमारी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और एक अपने अंदर से भी तो आता है ना कि आप पढ़ा रहे हो तो पूरे साल पढ़ा रहे हो तो कुछ तो उसका फ़ायदा होना चाहिए। मतलब इवन इफ फ़ायदे का मतलब ये नहीं कि बच्चा सेलेक्ट हो गया, नंबर ऑफ सीट्स तो फाइनाइट ही हैं। हाँ। तो वो तो कभी नहीं हो सकता कि 100% बच्चा सेलेक्ट हो जाए। बट अगर बच्चा उस ग्रिलिंग प्रोसेस के थ्रू जाता है तो लाइफ में ही विल बी सक्सेसफुल। तो ये जो फॉर्मेटिव ईयर्स हैं, इसमें बच्चा ऐसा थोड़ा है कि अपने लिए सारे डिसीजन करेक्ट लेता है। इवन इफ बच्चे को जो चीज़ नहीं पसंद हो, अगर आपको लगता है कि उसके कैरियर के लिए ये ज़रूरी है, तो आप उसी को फॉलो करोगे और फोर्स करोगे उसको वही चीज़ फॉलो करने के लिए। आई विल नॉट से समथिंग जो उसको अच्छा फील कराए। तो ये डिफरेंस है बाकी लोगों में, हम लोगों में। मतलब हमारे लिए जो जैसे बोलते हैं ना कि हमारा जो फोकस एरिया है जो बच्चे का है, वो हम ये चाहते हैं कि बच्चा अगर आ रहा है तो अपना बेस्ट दे। फॉर्मेटिव ईयर्स है, ये वाले साल वापस लौट के नहीं आएंगे और लगभग हर बच्चे को 5-7 साल बाद समझ में आ जाएगा कि उसका क्या लूज़ हुआ और उसने क्या गेन किया इस टाइम पे। तो हम मतलब बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं सोचते, हम ये सोचते हैं कि सबसे पहले बच्चे का भला होना चाहिए। वो ऐसा नहीं कि आगे जाके गाली दे 5-7 साल बाद। तो इस लाइन से मेरा ये मतलब था कि जो बच्चा चाहता है शायरी सुनना या ये, फिर वो हम नहीं करते। अगर आपको नहीं पढ़ना है बिल्कुल जाओ। हमें तो मतलब 1.5 घंटे की इंटेंस पढ़ाई होगी, क्योंकि आप बीच में देखो हल्का फुल्का कभी कभी चलता है, बिल्कुल चलता है, ठीक है, चीज़ों को लाइट वे में समझाया जा सकता है। दैट इज़ ए डिफरेंट थिंग। उसका ये मतलब नहीं है कि जो बच्चा वहाँ पे बैठना नहीं चाहता हम उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। ये ठीक है, ये टोटली डिफरेंट चीज़ है। अदरवाइज़ क्या होता है कि जब भी हम थोड़ा सा भी डेप्थ में जाते हैं तो बच्चे का फ्लो बन रहा होता है, बच्चा उस डेप्थ में उतरता है। अगर मैंने बीच में उसको कोई शायरी सुना के मतलब उसको तोड़ दिया तो उसको फिर जीरो से उठना पड़ेगा। तो अच्छा बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा इससे इरीटेट हो जाता है ऐसी चीज़ों से, अटेंड करना ही बंद कर देता है क्लासेस। तो इनफैक्ट यू विल सी कि आज बहुत सारे इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जो मतलब सो कॉल्ड बहुत कम पैसे पे वो बैच देते हैं, 2-2 हज़ार 5-5 हज़ार बच्चों के बैचेस होते हैं। बट मेरे ख्याल से वो चीटिंग है, क्योंकि बच्चा उसमें पढ़ाई नहीं जा सकता। और मेरी तो जैसे मेरे को पढ़ाते हुए लगभग 25 साल हो गए, तो लगभग बहुत सारे फैकल्टीज़ मेरे को जानते हैं, मतलब मैं भी उनको जानता हूँ। तो मेरी जब ऐसे बैच में पढ़ाने वाले बंदों से बात होती है, उन्होंने भी साथ में उन्हें पढ़ा हुआ है किसी न किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो दे विल से कि हम खुद ही चाहते हैं कि इसमें अच्छा बच्चा ना आए,
क्योंकि अच्छा बच्चा तो लास्ट में हम मैनेज कर लेंगे किसी ना किसी तरीके से ना, वो तो आपको सभी को पता है कि कैसे मैनेज किया जाता है। बट बैच में वो पूरे बैच का अगर मैं उसके हिसाब से पढ़ाऊँ तो फीडबैक खराब हो जाएगा, क्योंकि 99% बच्चे तो वो हैं जो वहाँ पे मज़े करने आए हैं, पढ़ने नहीं आए हैं। तो बोलते हैं कि हमें तो खुद ही इरिटेटिंग लगता है अगर कोई अच्छा बच्चा आ जाए, तो हम तो उसको काइंड ऑफ मतलब इनडायरेक्ट वे में ये बोलते हैं कि तू जा और लेक्चर्स हैं वहाँ से पढ़ो, क्लास में मत आओ, लाइव क्लास में मत आओ, क्योंकि ऐसा बच्चा इरिटेट होता है। अगर आप उसको पढ़ाने को छोड़ के ना हर आधे एक घंटे बाद कुछ कुछ करना चालू कर दोगे तो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से ये चीटिंग है। मतलब दिस इज़ नॉट समथिंग के लोग इसको अफोर्डेबल एजुकेशन के गार्व में बेचने की कोशिश करते हैं, बट अफोर्डेबल एजुकेशन हमारा यूट्यूब है। मतलब उससे लाख ऐसे बैचेस में जो कंटेंट डिलीवर होगा, उससे लाख गुना क्वालिटी कंटेंट हमने यूट्यूब पे फ्री डाल रखा है। तो पढ़ने वाले बच्चे वहाँ से पढ़ के टॉप 100 के अंदर भी रैंक लाते हैं। आपका इनडायरेक्टली बोलने का मतलब है वी आर द बेस्ट। मतलब अब बेस्ट की डेफिनेशन अगर आप जैसे आपने शार्क टैंक को मतलब पॉइंट आउट किया, तो वहाँ पे जो बिजनेसमैन लोग बैठे हुए हैं उनके लिए वी आर नॉट द बेस्ट ऑफ कोर्स, वी आर द वर्स्ट। अकॉर्डिंग टू द लाइक एकेडमिक्स यू आर द बेस्ट, आई वुड से। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमारा फोकस बच्चे की वेल बीइंग पे फर्स्ट है, और बाकी सारी चीज़ें जैसे रिजल्ट तो फॉलो करता है ऑफ कोर्स, बट जो बिजनेस है उस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली यू हैव टू सेक्रीफाइस समथिंग अगर आपको ये वाली लाइन पकड़ के चलना है तो। यू आर नॉट बिल्डिंग बिजनेस, यू आर बिल्डिंग लेगेसी। आई वुड लाइक टू से दैट। ओके, लाइक मेरी एज 21 है, मेरी एज से ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस है। तो ये मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक मैंने भी जेई प्रिपरेशन किया है, तो एक बोला जाता है कि 10 घंटे पढ़ ले, 12 घंटे पढ़ ले, तो आपके अकॉर्डिंग कितना डेडिकेटेड टाइम हमें देना चाहिए जेई एडवांस की स्टडी को या फिर जेई मेंस की स्टडी को? जैसे काफ़ी बच्चों का ये होता है कि मुझे एडवांस नहीं करना, मुझे सिर्फ मेंस करना है, मुझे एनआईटी में एडमिशन, क्योंकि लाइक जब आप 11th में होते हो तो सबको आईआईटी बॉम्बे सीएस ब्रांच चाहिए होती है। फिर लाइक जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, नेक्स्ट 12th में आते हो, तब तुम्हारा हो जाता है कि भाई आईआईटी दिल्ली मिल जाए या फिर कोई दूसरी आईआईटी मिल जाए। फिर धीरे धीरे तुम जब तुम्हारी रैंकिंग आती है, जब तुम टेस्ट देते हो, तो तुम्हारा ये होता है कि भाई आईआईटी छोड़ एनआईटी मिल जाए, वही बहुत है। तो जेई मेंस को कितना टाइम देना चाहिए और एडवांस पे कितना फोकस करना चाहिए और कितना टाइम देना चाहिए? आई विल से कि जो जेई एडवांस की प्रिपरेशन है वो मेंस के थ्रू ही जाती है। तो पहले हर बच्चे को मेन सिक्योर करना पड़ेगा, उसके बाद अगर टाइम परमिट्स देन ही कैन गो फॉर एडवांस। और एडवांस में जाने का मतलब ये है कि एडवांस के लेवल के क्वेश्चन करना, क्योंकि थ्योरी तो दोनों के लिए सेम ही है मोर और लेस। एडवांस में बस ये होता है कि जो मेंस के क्वेश्चन होते हैं वो सिंगल कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन। मतलब 2 मेंस में मैथमेटिक्स आजकल थोड़ा सा टफ आ रहा है, एंड क्वाइट मतलब बिग पोर्शन ऑफ मेंस एंड एडवांस इज ओवरलैपिंग नाउ डेज ओनली इन मैथमेटिक्स। फिर भी थ्योरी तो दोनों के लिए सेम है, और मेंस 1 और एडवांस के बीच में भी 3 महीने का गैप है, तो वहाँ पे अच्छी खासी प्रैक्टिस की जा सकती है। तो जहाँ तक ये वाली बात है कि कितने घंटे पढ़ना चाहिए, उसमें क्या होता है कि गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, डेफिनेटली कुछ होते हैं, बट वो आप ही मान लीजिए गिने चुने होते हैं। 10 मान लो, 20 मान लो, ये ठीक है, ज़्यादा 50 मान लो। वो बच्चे ऐसे होते हैं कि जो 2-3-4 घंटे पढ़ेगा और फिर भी वो एकदम टॉप में लेके आएगा, तो उसको हम बोलते हैं आउटलायर। उसके साथ कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, उसको तो आप हटा ही दो, ये ठीक है। बाकी जो मैक्सिमम बच्चे हैं, इवन जो टॉप 100 में बच्चे हैं, वो सब मेहनत से ही आए हुए होते हैं, सब मेहनत किया होता है। और मेहनत करने का मतलब मेरे हिसाब से ये है कि अगर आपके पास पूरा दिन अवेलेबल है पढ़ने के लिए, तो आप 12 घंटे तक एफिशिएंटली पढ़ सकते हो। उसमें क्लासेस भी आ गई, आपका खुद होमवर्क भी हो गया, रिवीजन भी हो गया, सारा कुछ। कुछ कुछ बच्चे आराम से 13-14 घंटे ही पढ़ लेते हैं। मतलब बिहार के बहुत सारे बच्चे मेरे टच में थे जो 16-17 घंटे तक पढ़ते थे, तो उनको तो खैर बचपन से काफ़ी आदत पड़ी होती है, क्योंकि उनके लिए तो पढ़ना ही आगे लाइफ में सक्सेसफुल होने की गारंटी है। तो डेफिनेटली वो तो एक कल्चरल आप चीज़ बोल सकते हो, बट मेरे ख्याल से 12 घंटे कोई भी पढ़ सकता है। मतलब भले ही अभी हमें पढ़ने की आदत ना हो, 4-5 घंटे ही पढ़ने की आदत हो, बट धीरे धीरे जब हम बैठना चालू करेंगे तो 12 घंटे तक पहुंचाई जा सकती है विदिन 15-20 डेज मैक्सिमम। और चाहे बच्चा मेंस की तैयारी कर रहा हो, चाहे एडवांस की तैयारी कर रहा हो, अगर मान लिया कोई बच्चा ये बोलता है कि मैं तो केवल मेंस की तैयारी कर रहा हूँ, तो उसका मतलब ये है कि ही इज़ नॉट एबल टू ग्रैब दिस मच, ये ठीक है। तो उसकी रिसेप्टिविटी स्लो होगी थोड़ा सा, ऐसे बोल सकते हैं। दूसरा हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि उसको एक्सपोजर कम होगा बाकी बच्चों के कंपैरिजन में। तीसरा चीज़ ये है कि काफ़ी बच्चे जैसे मैनिपुलेशन वाला जो पार्ट है वो 9th-10th में आता है यूजली। तो अगर किसी ने वहाँ पे ध्यान से पढ़ा है तो उसका कुछ पोर्शन तो वहाँ पे काम हो ही गया ना।
जो प्रिपरेशन के लिए हमें चाहिए। अगर किसी बच्चे ने ऐसे स्कूल में पढ़ा है जहाँ यहाँ से ये सब चीज़ें नहीं पढ़ाई गई तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है, बट वो वाला चीज़ अब उसको 11th में और 12th में सीखना पड़ेगा, तो वहाँ उसका टाइम इन्वेस्टमेंट होगा। तो 12 घंटे तो उसको भी पढ़ना है, भले ही वो मेंस में जाए, भले ही एडवांस में जाए। बस ये है कि पढ़ाई का जो कंटेंट है वो अलग अलग होगा। जो बच्चा मेंस के लिए कर रहा होगा वो शायद पहले अपना वो वाला बेस बिल्ड करेगा, 9th-10th वाला जो उसका लूज़ हो गया है समहाउ, फिर वो मेंस लेवल के क्वेश्चन करेगा, थ्योरी पढ़ेगा, तो शायद उसके लिए टाइम बचेगा नहीं एडवांस तक जाने के लिए। बट नंबर ऑफ आवर्स तो ऐसे कि एक बच्चा 12 घंटे तक अगर पढ़ सकता है, 12 घंटे के बाद भी आप कितने 12 घंटे और बचते हैं, तो उसमें 7 घंटे स्लीप के लिए निकालो, 5 घंटे बहुत होते हैं बाकी सारी चीज़ें करने के लिए। एक IIT जाने के लिए क्या शेड्यूल फॉलो करना चाहिए? मतलब सुबह जल्दी उठना चाहिए, लेट नाइट सोना चाहिए, क्या? ये मतलब मैं पर्सनली बोलूँ तो मैं तो खुद मॉर्निंग में उठ के पढ़ना प्रेफर करता था अपनी स्टूडेंट लाइफ में, और बाद में जैसा मैंने काफ़ी लिटरेचर भी पढ़ा है इसके ऊपर, डेफिनेटली मॉर्निंग में पढ़ने वाले को एडवांटेज रहता है। एंड यू विल ऑल्सो फील कि जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, क्योंकि पढ़ाई का प्रेशर इतना होता है कि दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि बच्चे को मतलब एस्केप रूट ढूंढने की कोशिश करता है, ये ठीक है, डीमोटिवेटेड हो जाता है, नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो रात को ज़्यादा आते हैं, ये मेरे को फीलिंग है। तो जैसा बोला जाता है ना कि ब्रह्म मुहूर्त हो गया अपने उसमें, या राक्षस काल हो गया, वो सब प्रॉपर रिसर्च से ही बनाया गया है, मेरे को तो ऐसा लगता है। तो आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप मॉर्निंग में अगर पढ़ सकते हो तो मॉर्निंग में ही पढ़ो। मैं मतलब ये फ्रीक्वेंटली अपने बच्चों को बोलता हूँ। कुछ बच्चे ऐसे बोलते हैं कि हमने 10-15 दिन भी ट्राई कर लिया बट हमसे पढ़ाई नहीं होती, पूरे दिन नींद आती रहती है, अगर मैं सुबह को जल्दी उठ जाता हूँ तो हो सकता है कि उनकी बॉडी कुछ ज़्यादा ही ट्यून हो गया। वैसे ये सब कुछ शायद मेंटल स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है, बट अगर इतना ज़्यादा कॉस्ट आ रहा है कि हम पढ़ ही नहीं पा रहे, तो फिर अगर आप रात को कंफर्टेबल हो तो पढ़ सकते हो। बट अगर किसी के पास न्यूट्रल है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो डेफिनेटली दिन में 4 बजे उठो, तब से पढ़ाई चालू करो। ओके। आपने जैसे शार्क टैंक में जब आप लोग गए थे तो आपकी मतलब आपने सिर्फ पहले से प्लान कर रखा था कि आप लोगों को शार्क टैंक में जाना है? देखो, शार्क टैंक में हम जो गए थे वो बेसिकली हमारा आइडिया था भी नहीं, जो हमारे टेक पार्टनर हैं उन्होंने बोला था कि यू शुड गो देयर, राइट। और हमने तो इनिशियली मना किया था कि कहाँ जाएंगे बॉम्बे में इतना, क्योंकि बाकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं जो भी ऑपरेशंस है। बट दे सेड के इवन इफ़ यू डू नॉट रिक्वायर एनी काइंड ऑफ फंडिंग, बिकॉज फंडिंग तो हमें चाहिए नहीं थी, ऑलरेडी हम हमारे पास 3-4 साल का रनवे है, 3-4 साल से हम चला रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि यू विल गेट फ्री का पब्लिसिटी, PR। हाँ बिल्कुल। तो टू बी वेरी फ्रैंक वी वेंट फॉर फ्री का पब्लिसिटी और कुछ नहीं। तो आपको PR मतलब मुझे ये लगता है कि आपको जो आपकी लाइन थी, सीरियस पढ़ाई होती है, सिर्फ पढ़ाई की बातें होती हैं, उसके कारण आपको PR मिली है, उस एक लाइन के कारण। PR मतलब जो लाइक माइंडेड लोग हैं, हाँ। वो बहुत सारे हमें अप्रोच किए, मतलब इवन बहुत सारे लोगों को रियली में लगता है कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमें फंडिंग नहीं मिली, तो मेरे पास तो फंडिंग के बहुत सारे ऑफर्स आए, बट हमने बोल दिया कि हमें फंडिंग चाहिए नहीं थी भाई, ऐसा कुछ नहीं। बट उससे वो लाइक माइंडेड लोग तो डेफिनेटली किसी ना किसी लेवल पे रेजोनेट हुआ ही है वो, और कुछ लोग जुड़े भी हैं इसी की वजह से, जो सेम चीज़ में बिलीव करते हैं। किसी बड़े जाइंट का ऑफर आया कभी आपके पास? हाँ, लगभग हर इंस्टीट्यूट का ऑफर आ चुका है एडटेक को, मतलब बाय आउट करने के लिए। ओके। एडटेक में बायजूस एक बहुत बड़ा नाम था, लाइक अब तो लाइक वो ख़त्म है, तो उसके डाउनफॉल के रीजंस क्या थे आपके पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग? मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मतलब बिजनेस साइड का तो मेरे को पता नहीं है ना, लाइक मुझे ये लगता है जहाँ तक उसने लाइक काफ़ी बिजनेस एक्वायर कर लिए और लाइक जिनका उन्हें एक्सपीरियंस भी नहीं था फाउंडर। मतलब मैं तो एकेडमिक साइड से बोल सकता हूँ कि जो उनका कंटेंट था ये ठीक है, उसमें जो रियल चीज़ देखिए, मैक्सिमम मैं बोलूँगा एडटेक में दिक्कत क्या होती है कि देयर आर 2 काइंड ऑफ पीपल। एक तो वो हैं जो टीचर्स हैं, है ना, वो जब एडटेक चलाने की कोशिश करते हैं तो मार्केटिंग की नॉलेज यूजुअली उनके पास नहीं होती है, तो इसलिए दे आर नॉट सक्सेसफुल, क्योंकि उन्हें मार्केटिंग का बिल्कुल जीरो पता होता है। दूसरी तरफ वो काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो मान लीजिए इंजीनियरिंग साइड से आए हैं, जो टेक वाली साइड से आए हैं, तो फिर उनको फिर बच्चे को एग्जैक्टली कैसे पढ़ाई करनी है उसका आइडिया नहीं है। उनको यूजुअली हैंगओवर, मतलब बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई है, उनको किसी ने 2002 में किया है, किसी ने 2008 में किया है, वो
अपने दिमाग में परसेप्शन बना के चलते हैं कि उन्होंने जब प्रिपरेशन किया था तो ये रिक्वायरमेंट थी, तो दे विल ट्राई टू सॉल्व समथिंग विच डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब जो प्रॉब्लम एग्जिस्ट ही नहीं करती उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो टोटली डिफरेंट हैं, तो वो तो एक एकेडमिशियन ही बता सकता है। तो बायजूस का मेरे को पर्टिकुलरली ऐसा लगता है कि एक तो टॉप ब्रास में सीजन एकेडमिशियन हो, मतलब अगर मैं IIT JEE की फील्ड की बात करूं, उसका अभाव था जो उनको वो इंसाइट दे पाए। एंड आई थिंक दे वर टू मच बिजनेस ओरिएंटेड रादर देन, मतलब एक चलो बिजनेस करने में कोई बुराई नहीं है, बट एक एथिकल लेवल तो क्रॉस नहीं करना चाहिए। आई थिंक दे वांटेड टू ग्रो टू फास्ट टू सून, मेरे को तो ऐसे लगता है कि तो आपने भी सुना होगा, मतलब मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, जो भी EMI के ट्रैप्स थे और उस तरह की रिकॉर्डिंग सुनी होंगी देखी होंगी, तो मतलब दैट वाज आई विल से कि उसकी वजह से ओवरऑल एडटेक को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। उस तरह की और भी कंपनीज हैं, तो एडटेक को उनकी वजह से बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि एक परसेप्शन ऐसा क्रिएट हो गया है कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं हो सकते, इस तरह की चीज़ है। जबकि एक सिंपल IQ का बंदा बता सकता है कि सिलेक्शन नॉलेज से होता है, और नॉलेज मतलब अगर मैं मान लिया फुटबॉल खेल रहा हूँ तब तो मैं चलो एक बार को बोल सकता हूँ, जब तक मैं पैर से ना मारूँ तब तक उनको फीलिंग कैसे आएगी कि किस स्पीड से मारना होता है। केवल यूट्यूब पे बैठ के नहीं सीख सकते, बट नॉलेज वाली जो चीज़ है, मतलब इन्फॉर्मेशन जो है, उसमें फिजिकल क्लास और डिजिटल क्लास में कोई डिफरेंस ही नहीं है। अगर आपको समझ में आती है कॉन्सेप्ट तो यू विल बी एबल टू परफॉर्म, बट वो इन लोगों की वजह से आई विल से कि बदनाम। मैंने रेडिट पे आपके कुछ आपका शायद आपने शार्क टैंक के टाइम पे ही रेडिट पे अकाउंट बनाया था, बट उसके बाद में मैंने कुछ कमेंट सेक्शंस वगैरह चेक किए, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं मेंशन था कि अब मोहित त्यागी का डाउनफॉल स्टार्ट है। तो क्या पॉइंट ऑफ मतलब कि आपने उस चीज़ को कैसे डील किया, या फिर आपने उस पर ध्यान दिया भी या नहीं? नहीं, ये बेसिकली रेडिट पे तो जब मैंने भी कोई कंट्रोवर्सी होती है, मतलब कि और भी मैंने बहुत से कमेंट पढ़े कि ये लोग सिर्फ रिकॉर्डेड लेक्चर्स डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ पब्लिसिटी के लिए शार्क टैंक में गए थे। इनको मतलब आपके जो को-फाउंडर ABJ सर हैं, उनके बारे में भी बहुत सी चीज़ें उस पर लिखी हुई हैं रेडिट पे। तो आप लोगों ने कभी वो पढ़ी हैं और इम्पैक्ट पड़ता है आप पे उन सच, मतलब कि टू बी ऑनेस्ट आप बताना? नहीं, रेडिट पे तो मैं केवल एक जब ही गया था, मेरे को पता भी नहीं था रेडिट बेसिकली मैंने आज से 10-12 साल पहले एक बार ऐसे ही एक्सप्लोर करने के लिए गया था, और शायद 2012 या 13 में होगा, ऐसे ही यूजुअल है ना। उस टाइम तो मैं कुछ पॉलिटिकल थ्रेड्स वगैरह देख रहा था, बट मेरे को उसमें कुछ जमा नहीं, मतलब मेरे को समझ भी नहीं आया कि कहाँ से क्या होता है, तो वो मैंने शायद 1 आध महीने में छोड़ दिया था उस टाइम पे। अभी तो मैं ये आस्क मी एनीथिंग वाला जो सेशन होता है, ये रेडिट की तरफ से पता नहीं उनका कोई सिंगापुर में या कुछ ऐसा ऑफिस से कॉल आया था कि आप इसमें आस्क मी एनीथिंग करना चाहोगे अपनी इसकी बारे में, तो मैंने बोला था ओके, तो वो मैंने सेशन किया था। उसके बाद मैं रेडिट एक्सप्लोर नहीं करता हूँ, बट हाँ कभी कभी ऐसे होता है कि जैसे बच्चे जो होते हैं ना, वैसे तो मैं बच्चों को भी बहुत मना करता हूँ बिकॉज किसी भी सोशल मीडिया पे नहीं जाना चाहिए, बट कुछ कुछ बच्चे कभी कभी इस तरह की चीज़ें आती हैं कि देखिए आपके अगेंस्ट ये चल रहा है या फिर आपके फेवर में ये चल रहा है यहाँ पे, तो उससे हम इफ़ेक्ट नहीं होते। बिकॉज देखिए जब आपने इस तरह की चीज़ें बोली हैं, ये ठीक है कि हमारे यहाँ पढ़ाई की बात होती है और बाकी जगह ये दिक्कत है, तो जब आप ऐसी चीज़ बोलते हो तो डेफिनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूट पढ़ाने की बजाय बिजनेस की वजह से चल रहे हैं, है ना। तो उनका बिजनेस किसी ना किसी वे में मतलब अफेक्ट होगा, या उन्हें ऐसा लगा होगा कि अफेक्ट होगा, तो उनकी एक बहुत बड़ी ट्रॉल आर्मी है जो 24 घंटे यही काम करती रहती है। तो रेडिट पे अगर कुछ नेगेटिविटी है तो डेफिनेटली एक तो वो लोग हैं जिनका बिजनेस हर्ट होता है हमारे सच बोलने से, और दूसरा आई विल से कि पॉलिटिकल थिंकिंग है, मतलब आई एम राइटिस्ट, डिक्लेयर्ड राइटिस्ट। हाँ। और तो रेडिट पे बाद में मेरे को बच्चे ने बताया कि मतलब जैसे मैं ट्विटर पे हूँ, है ना, ट्विटर पे आई एक्सप्रेस माई पॉलिटिकल ओपिनियन फ्रीली विदाउट एनी, जिसे बोलते हैं ना कि पुटिंग एनी फेस। तो कुछ बच्चे मेरे को ऐसे बोलते हैं कि इससे आपको बिजनेस वाई नुकसान होगा, है ना, आपको ओपनली नहीं बोलना चाहिए। कुछ बच्चों ने मेरे को रेडिट पे बोला, सॉरी इस पे ट्विटर पे ये बोला है कि आप कोई वैसा अकाउंट बना लो। मैंने कहा माई रीज़न इज़ नॉट अकाउंट बनाने का या अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करने का, ये नहीं कि मैं बोलना चाहता हूँ, मैं तो आई नो कि एक सर्टेन सेक्शन ऑफ बच्चे हैं जो फॉलो करते हैं, एंड अगर वो किसी चीज़ में मान लिया ओपिनियन मेरा जानना चाहते हैं तो आई विल पुट फॉरवर्ड फ्रेंकली ना, रादर देन कि उसको शुगर कोट किया या उनको, मतलब ये मैं बोलूँगा कि ये एक साहस वाला काम है। यू विल नॉट बिलीव, लगभग देर आर मैनी ग्रुप्स, हम टीचर्स के भी बहुत सारे ग्रुप हैं, और जो सो कॉल्ड जितने भी आप मान लिया फेमस फेसेस देख लो, उनके हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, ये ठीक है, सभी कनेक्टेड हैं आपस में।
एंड एज आई हैव ऑब्जर्व 95% ऑफ देम आर राइट विंगी, है ना, बट दे विल नॉट एक्सप्रेस देयर ओपिनियन, पॉलिटिकल ओपिनियन ओपनली बिकॉज ऑफ फियर ऑफ बैकलैश, कि उन्हें लगता है कि बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। मेरे लिए ऐसा नहीं, मतलब मेरे लिए तो बहुत सारे बच्चे पास आउट होने के बाद वो ये बोलते हैं कि हमने केवल मैथमेटिक्स नहीं सीखा, और भी बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, लाइफ को देखने का तरीका या फिर जो भी थॉट प्रोसेस है। तो व्हेन आई एम गिविंग देम समथिंग या माय ओपिनियन, तो वो पॉलिटिकली करेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। मतलब आई विल से कि एज ए सिटीजन मेरा वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो मेरे को लगता है गलत है वो मैं गलत बोल पाऊँ। तो रेडिट में जैसे किसी बच्चे ने मेरे को बोला कि वो शायद बहुत ज़्यादा अल्ट्रा लेफ्टिस्ट लोग वहाँ पे जाते हैं, रेंटिंग होता है, तो इट्स फाइन, मतलब ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मतलब 2013 में जब मैंने पहली बार पूरा सिलेबस जेई का जब डाला था, तो उससे पहले भी कुछ जैसे मतलब जो मेरे वेल विशर्स थे वो बोले थे कि यू शुड नॉट पुट, अदरवाइज़ क्या होगा कि बच्चा तेरा तो जितना भी तेरे को आता है, क्योंकि हर टीचर का जैसे कोटा में जितने भी टीचर्स हैं सो कॉल जिनका भी थोड़ा बहुत नाम रहता है, उनके अपने अपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स होते हैं पढ़ाने के लिए ना, कुछ ट्रिक्स होती हैं या फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, समझाने के कुछ तरीके होते हैं जो उनका ट्रेडमार्क है काइंड ऑफ, जिसकी वजह से लोग उनके पास आते हैं। तो लोग उस टाइम पे यही सजेस्ट करते हैं कि यू शुड नॉट पुट 100%, अदरवाइज आपका जो करियर है वो ख़त्म हो जाएगा। मतलब आपको पहचानेगा कौन, कोई पैसे क्यों देगा, मतलब जब सेम चीज़, बिल्कुल सेम चीज़ अवेलेबल है, या तो तुम पूरा मत डालो या डालो ही मत। तो मेरे को लगा कि ठीक है, मतलब अगर मान लिया अगर मैं कैरियर सेक्रीफाइस करता हूँ, उसके हज़ारों बच्चों का फ़ायदा होता है, तो इट्स परफेक्टली फाइन डील। और जैसे मैंने बोला कि मेरा जो बैकग्राउंड था वो लोअर मिडिल क्लास था, ऐसी जगह पे बैठे थे जहाँ कोचिंग नहीं कर सकते थे 11th-12th के साथ, मतलब 12th पास करने के बाद भी दिल्ली में एक ऐसा कोचिंग था जिसका फ़ीस काफ़ी कम था, और वो बेसिकली उस टाइम पे केवल एक ही बैच बनाते थे 40 बच्चों का, तो उसमें मेरा हो गया था, इसलिए आई वेंट फॉर द कोचिंग। अदरवाइज हो सकता है कोचिंग ही मैं ले ही नहीं पाता। तो ऐसे बच्चों को हेल्प करने के लिए ही मैंने ये चालू किया था, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। तो सेम थिंग अभी है, आई वुड से कि आपका सेम विज़न अभी भी है। बिल्कुल, कि अभी अपने कुछ थोड़े से फाइनेंशियल फ़ायदे के लिए मैं झूठ तो नहीं बोलूँगा, मतलब जो मेरे को फील होता है मैं ओपनली बोलूँगा, चाहे उसका कॉस्ट कुछ भी हो। लाइक बिजनेस में कोई इम्पैक्ट पड़ो आपको नहीं। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से इतना तो हर बंदे में, जिसे बोलते हैं कि पॉजिटिव ईगो होनी चाहिए, या फिर इसको बोलते हैं सेल्फ राइटियसनेस तो होना ही चाहिए। आपने अपने पॉडकास्ट में बताया था कि आप जिस रीजन से बिलोंग करते हो वहाँ पे दिन में गोलियाँ भी चल जाती हैं। बिल्कुल, हमारे स्कूल में ऐसा, जैसे मैंने बोला ना कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एटा में पढ़ाई की थी, तो ऐसे पढ़ाई तो कुछ होती नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज में, क्या पढ़ाई होती होगी आप समझ ही सकते हो, बट वहाँ गोलीबारी खूब होती थी, मतलब बच्चों तो मतलब वो मतलब अभी वो जीन्स तो आपके अंदर हैं अभी भी, मतलब ये नहीं, गोलीबारी में मैंने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया। नहीं, लाइक ओपनली बोलने के जीन्स हैं आप, मतलब बिल्कुल, हाँ। कुछ लाइक जैसे गोलीबारी करने के लिए या इनके लिए भी एक वो बोलते हैं ना जिगरा चाहिए होता है, तो वो जीन्स हैं आप में। वो तो बेसिकली गुंडागर्दी थी, एटा जो है वो सपा वालों का गढ़ है, तो वहाँ पे वो गुंडागर्दी कभी चलती आपको थी। धमकी वमकी नहीं मिली? नहीं, वहाँ तो मैं 12th तक ही पढ़ा था, नहीं मतलब बट इस तरह की धमकियाँ क्या, मतलब काम कराए जाते थे कि एक बच्चा है उसको एग्जाम में साथ में बिठाया जाता है कि तेरे को इसको पास कराना है, ठीक है भाई कराना पड़ता, वो नहीं, तो किया है। जैसे कोटा की, या फिर हम कभी जैसे टू बी ऑनेस्ट हमारे जैसे स्कूल्स वगैरह या फिर हमने जब भी कोचिंग लिए तो मतलब काफ़ी बार होता है कि स्टूडेंट बोलता है टीचर को तेरे को तू बाहर मिलना मुझे, तो कभी ऐसा कुछ हुआ आपके साथ? नहीं, मेरे साथ लकीली आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ। ओके सर, आप अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू ऐड करना चाहेंगे पॉडकास्ट में, फिर हम एक रैपिड क्वेश्चंस का राउंड करेंगे। हाँ, मतलब मैं अभी बच्चों को 2-3 चीज़ें बोलता हूँ, जो भी बच्चे आते हैं ना, मैंने अभी जैसे मैंने IIT रुड़की में भी जाके टेड टॉक्स दिया था, हाँ। वहाँ पे भी मैंने ये सब चीज़ें बोली। मतलब जो बच्चा प्रिपरेशन कर रहा है, जो प्रिपरेशन कर चुका है, दोनों के लिए मैं 2-3 चीज़ें बोलता हूँ। पहला चीज़ तो जो भी आप सोशल मीडिया पे देखते हो, ये ठीक है, इसको पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना चाहिए, बिकॉज आई हैव रियलाइज्ड इन पास्ट 2-3 ईयर्स, क्योंकि मैं अब इधर भी एक्टिव हूँ थोड़ा सा, कि 99% चीज़ें फेक होती हैं। और एक चीज़ ये होती है, किसी भी इंसिडेंट को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, तो उससे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ओपिनियन फॉर्मिंग होती है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इसमें है कि आप जिससे भी इन्फ्लुएंस हो रहे हो सोशल मीडिया पे, उसकी कैमरा पे लाइफ कुछ और है और बैक एंड में लाइफ कुछ और ही है। तो नहीं, इवन जो किसी भी तरह की जो मीडिया है, हाँ, मतलब जो आप बोले वो तो डेफिनेटली है ही, कि बाकी जो इंफॉर्मेशनल जो चैनल्स है ना, उन पे भी 99% जो कंटेंट है वो लोडेड रहता है, मतलब गलती रहता है, आपको बस अट्रैक्ट करने हाँ, के लिए तो इस तरह से कोई डिसीजन हमें नहीं लेनी चाहिए। वेल
मतलब अच्छे बंदों को चूज़ करो। जिस बच्चे में मतलब IIT JEE की तैयारी कर रहा है या फिर इंजीनियरिंग की तैयारी जो कर रहा है, हो ना हो अलग बात है, बट ये सारी कैपेबिलिटी, एनालिसिस कैपेबिलिटी, ये सब आ जाती हैं। तो अगर आप ढूंढोगे तो आपको राइट मेंटर्स हर फील्ड में मिल जाएंगे। दे मे नॉट बी वेरी पॉपुलर, बट आपको मेंटर्स मिल जाएंगे। तो एक तो इस चीज़ का ध्यान रखें, और दूसरा बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि मतलब अपने बच्चे, अपने स्टूडेंट, दे ट्राई टू डीमीन आवर ओन कंट्री के बाहर लाइफ ऐसी है, मतलब पुट डाउन करना इंडिया को, तो उससे बचें, क्योंकि आगे आने वाला फ्यूचर इंडिया का ही है। मतलब मैं ये किसी सोने की चिड़िया बनेगा फिर से। डेफिनेटली, मतलब मच मोर दैन दैट। और मैं ये किसी ऐसे नहीं, किसी भावना से वैसे बोल रहा हूँ, बिकॉज आई हैव रीजन्स टू बिलीव के आगे जो फ्यूचर इंडिया में होने वाला है वर्सेस जो वेस्ट में होने वाला है, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर होगा। तो आगे का जो भी आपका करियर का पाथ है, जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि US मेरे को MS करने जाना है या ये करने जाना है, बहुत सोच समझ के जाएं, और आई वुड से कि ना ही जाएं, क्योंकि फ्यूचर डज नॉट लाई देयर, फ्यूचर लाइज हियर। उसके साइन आपको 1 साल में दिख जाएंगे। मतलब अगर ये पॉडकास्ट कोई 1-1.5 साल बाद भी देख रहा होगा, तो ही विल बी एबल टू कन्फर्म कि ये बात क्या बोली जा रही है। मतलब आई होप दैट। वो मैं लगा अगर कोई 1-2 साल बाद देख रहा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना कि सर ने ये बात सच बोली है। बिल्कुल। सर आपने बोला कि वेस्टर्न कल्चर और इंडियन कल्चर में जैसे कि हम लोग स्पिरिचुअल की तरफ थोड़ा बात करते हैं, इसको थोड़ा और लंबा कर लेते हैं पॉडकास्ट को। वेस्टर्न कल्चर अपने इंडियन स्पिरिचुअल को बहुत ज़्यादा अडॉप्ट कर रहा है, तो आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर? स्पिरिचुअल लाइक एक स्टूडेंट को स्पिरिचुअल होना चाहिए या फिर मंदिर जाने को, मंदिर वगैरह में, पूजा वगैरह में टाइम देना चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से एक मतलब बंदे की लाइफ बिल्कुल मनी ओरिएंटेड तो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज इट विल बिकम टू रोबोटिक। और जितनी भी कंपनीज़ हैं, जैसे अगर हम बहुत वैसे लेवल पे एनालिसिस करें ना, जैसे ये तो ट्रांसफॉर्मेशन अपनी अपनी लाइफ में देख लिया। जब बिल्कुल बचपन में थे तो इंडिया में मतलब संयुक्त परिवार होते थे, है ना। उसका अगला स्टेज वेस्टर्न कल्चर की वजह से क्या है, जो जिसको प्रमोट किया जाता है कि आपकी न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई, सो कॉल्ड, है ना। तो क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ कम की जा रही है, तो पहले जो मतलब संयुक्त परिवार थे उसको तोड़ के अगली यूनिट क्या लाए, आप न्यूक्लियर फैमिलीज़ हो गई। फिर उसके बाद भी अगर आप वेस्ट में जाओगे, मतलब US वगैरह में जाओगे, तो यू विल अंडरस्टैंड कि बच्चों को घर से बाहर निकाल देते हैं। तो मतलब वो जो न्यूक्लियर फैमिली थी वो भी 2 पार्ट में टूट गई। उसका अगला स्टेज क्या है कि पेरेंट्स क्या है कि अपने बच्चों की जिम्मेदारी स्टेट पे डाल दिया। ये ठीक है, इसको यहाँ अच्छा माना जाता है अभी तक ये बोलते हैं ना कि वहाँ तो एवरीथिंग इज़ टेकन केयर बाय गवर्नमेंट। उसका फल अभी दिखाई देगा अगले 1-2 साल में ना, 1-2 साल में दिख जाएगा उसका फल क्या होगा। तो ये मतलब और डिग्रेडेशन हो गया। फिर उसके बाद मतलब वो भी यूनिट तोड़ दिया, बच्चे और पेरेंट्स वाली यूनिट भी तोड़ दिया। फिर वो उसके अगले स्टेज पे कहाँ पे पहुँचे हैं कि जो हस्बैंड एंड वाइफ है उसको भी तोड़ दो, मतलब हाँ। और जो टूटा जा रहा है, मतलब आप डिवोर्स रेट देख लीजिए तो यू विल अंडरस्टैंड कि हार्डली कोई मैरिज सी थ्रू हो रही है। मतलब आई थिंक एटलीस्ट 60-70% तो हो गई वहाँ पे डिवोर्स रेट ना। उसको भी मतलब जो पार्टनर है, वन ऑफ द बिलियनियर है जिसके 3 से 4 डिवोर्स हो चुके हैं। तो ये बेसिकली कंज्यूमर बनाने के लिए है और कुछ नहीं। अगर आप डीप में जाओगे मतलब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी टाइप लगेगा, बट अगर आप डीप में एनालिसिस करोगे तो ये कंज्यूमर बनाने के लिए, क्योंकि अगर आप संयुक्त परिवार में रह रहे हो और आप बोलो कि मेरे को आज नया तौलिया चाहिए, तो दादाजी नहीं लाने देंगे, 2 गाल पे हाथ मारेंगे, बोलेंगे अभी इसी से काम चल रहा है, यही चलाओ। तो ये प्रोडक्ट नहीं बिक रहे ना उनके, और वो जो वेल्थ है वो इकट्ठी हो रही है। मतलब आज भी जो Tier 2 सिटीज़ हैं, Tier 3 सिटीज़ हैं या विलेज हैं, उसकी वजह से इंडिया इस पोजीशन में है कि हम खाना अच्छा खा पा रहे हैं। ये ठीक है। फॉरेन में तो आपने देखा होगा कि प्रिंटेड फूड की बात होने लगी है। ये ठीक है, कीड़े मकोड़ों को मार के उनके जूस की बात होने लगी है, क्योंकि ये एक्सट्रीम एग्जाम्पल हो गया कैपिटलिज्म का। तो बच्चों को मैं कैरियर में यही बोलना चाहूँगा कि एक ह्यूमन वाला एंगल जरूर हमारा रहना चाहिए। या फिर जैसे मैं अभी लास्ट में आई वॉज टॉकिंग अबाउट कि एक कपल है, उसको भी तोड़ के वो कुत्ता और बिल्लियों से रिप्लेस कर रहे हैं कि जो अगर आपकी शादी नहीं की कोई बात नहीं, आप कुत्ते के साथ रह सकते हो या बिल्ली के साथ रह सकते हो, ये वेस्ट में कल्चर। बट ये सब एक्सट्रीम कहाँ पे जाके ख़त्म होगा, तो वो मेरे ख्याल से मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है। नेट पे इनफ वीडियोस अवेलेबल हैं कि साइकोपैथ टाइप लोग आपको दिखाई देंगे, उल्टे सीधे टैटू कराए हुए, उल्टे सीधे बालों वाले। तो वो कल्चर जैसे जैसे इंडिया में बिजनेस आएंगे, जो आएंगे मैन्युफैक्चरिंग में ना, वो वाली कल्चर इधर भी आएगी डेफिनेटली। अब ये हमारे सोसाइटी की स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है कि उसको हम कितना रिपेल कर पाते हैं। अभी शायद बहुत ही रिसेंटली कुछ ऐसा है कि जो गोल्ड की जो एक्यूमुलेटेड मात्रा है वो सबसे ज़्यादा इंडिया के पास, वुमेन के पास है।
तो ये हमारे जो पूर्वजों के किए गए अच्छे कर्म हैं जिसकी वजह से अभी हम एक लेवल तक बचे हुए हैं। तो आई विल से कि बच्चे ज़रूर ओपन माइंडेड होके इन सब चीज़ों पे ज़रूर सोचें कि जो जिसको हम बोलते हैं सो कॉल्ड वेस्टर्न कल्चर या फिर पढ़े लिखे उससे चीज़ें, इतना तो influence उसके ना साथ हाँ बहुत सारी नेगेटिविटी भी साथ में आती है। जैसे अगर हम अपने आसपास ही देखें तो साउथ कोरिया हो गया है ना, लिटरेसी रेट शायद 100% के बिल्कुल आसपास होगा। जापान हो गया, बट वहाँ सुसाइड रेट बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे मेरे ख्याल से 20-30 साल बाद तो उनके पास मतलब जो TFI बोलते हैं ना शायद, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है वो तो ऑलरेडी उनका जा चुका है कि वो रिप्लेस तो हो ही नहीं पाएंगे। तो दे विल सीज टू एग्जिस्ट एज ए कंट्री विद इन नेक्स्ट 20 ईयर्स आई गेस। इनफैक्ट अभी कुछ कंट्रीज हैं जो लाइक इंडिया के जो अपने यहाँ की फैमिलीज को वहाँ बुलाती हैं, Exactly. लाइक उनको फंड्स वगैरह सब कुछ, आपको घर भी मिलेगा वहाँ पे, Exactly. गवर्नमेंट फंड भी देगी। तो अगर हम ये बोलें कि हम मॉडर्न हैं, ये ठीक है, हम डेवलप्ड कंट्री हैं, तो उसका एक्सट्रीम क्या है वो तो एक बार देखें। तो मतलब ये वाली चीज़ रिफ्लेक्ट इन पे भी होती है कि जो हमारे सो कॉल्ड बंदे आंट्रप्रनरशिप में जाते हैं या आगे जाके बिलियनियर बने, तो वो एक इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखें कि इसका अल्टीमेट क्या है। केवल मतलब बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया तो आपने अल्टीमेटली किया क्या, लास्ट तक किया क्या, तो उस पर एक बार रिफ्लेक्ट करने की ज़रूर आवश्यकता है। आपने बिलियनियर्स की बात की, तो आपके वन ऑफ द फेवरेट बिलियनियर कौन है, लाइक जिससे आप इंस्पायर या फिर आपको एक मोटिवेशन मिलता है? हाँ, ये जोहो के जो फाउंडर है ना, उनकी लाइफ मेरे को बहुत ही पसंद है। मतलब उनके थॉट प्रोसेस, श्रीधर वेम्बू जो है ना, उनसे मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। रतन टाटा सर से पहले मतलब कभी मतलब ऐसे लोगों को कंपेयर नहीं करना चाहिए, बट श्रीधर वेम्बू डेफिनेटली मेरे लिए तो क्लास अपार्ट है। ओके, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा आपको, लाइक ये है कि सोचना नहीं है उनमें बिल्कुल भी। सबसे पहले तो आप ये बताओगे, अगर आपको फिजिक्स और मैथ और मोटिवेशन में किसी एक चीज़ को चूज़ करना पड़ता, किसे चूज़ करोगे आप? अभी तो मैं मैथ को करूँगा। जब मैं स्टूडेंट था तो मेरी फिजिक्स बेस्ट थी, ओके। सबसे अच्छा। जस्ट कोटा जयपुर सीकर, ये एक सपनों की दुनिया है या फिर ख्याली पुलाव है सिर्फ, मतलब यहाँ पे सच्चाई भी है एग्जिस्ट? नहीं, मतलब इसको मैं ऐसे बोलूँगा कि ख्याली पुलाव है इन द सेंस कि आप प्लेस पे जाके थोड़ा सेलेक्ट हो सकते हो। वो तो बच्चे के अंदर होता है सेलेक्ट होने का, वो अपने घर से भी हो सकता है, और बस मार्केटिंग कर दिया गया तो वो अच्छा बच्चा यहाँ पे आया तो रिजल्ट वो प्रोड्यूस कर देता है। आपने जब IIT दिल्ली के लिए एंट्रेंस टेस्ट दिया था, आपका स्कोर कितना था? मेरे को एग्जैक्टली स्कोर याद नहीं है। शायद उस टाइम में जैसे 100 मार्क्स के 3 पेपर होते थे, तो रैंक तो मेरा 394 था, ऑल इंडिया रैंक, और मार्क्स मेरे शायद 300 में से कुछ, आई एम नॉट श्योर, शायद 180 190 कुछ ऐसे थे शायद। जैसे इंजीनियरिंग, मैं खुद इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, तो हमें बोला जाता है कि इंजीनियर मैगी पे भी ज़िंदा रह सकता है, तो कभी रहे हो आप? किस पे? मैगी पे? हाँ बिल्कुल, डेफिनेटली। शुरू के सालों में तो खाना वाना तो थर्ड प्रायोरिटी थी, और ऐसा भी रहता था कि 2-3 दिन तक कुछ खाया नहीं है सर, चलाए खूब लाइफ में, नॉट आउट ऑफ नेसेसिटी, जस्ट बिकॉज के बाकी सब कुछ काम करें। ओके। कितनी गर्लफ्रेंड्स रही हैं आपकी लाइफ में? गर्लफ्रेंड की डायरेक्ट शादी हुई आप? बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर, आपने हमें 1.5-2 घंटे दिए उसके लिए। थैंक्स अ लॉट फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू सर।